ओवरराइडिंग कहाँ लिखते हैं? वो एक एड एड एनोटेशन लगाते हैं आप, @ ओवरराइड। हाँ, एडर। वो यस सर। ऑप्शनल है, वो उस केस में आप यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो आप किसी क्लास के मेंबर को इनहेरिट कर रहे हैं, ठीक, और आप पेरेंट क्लास के अकॉर्डिंग ही मेथड्स नेम ओवरराइड करना चाहते हैं, तो ओवरराइड एक तरीके से कंफर्मेशन भी होता है आपके कंपाइलर के लिए कि वो चेक करे कि क्या ऐसा कोई मेथड नेम पेरेंट में है या नहीं है। ठीक है, तो अच्छा। अगर वो नेम पेरेंट से मैच नहीं करता, नॉर्मली हम कोई भी मेथड क्लास में बना दें, कोई दिक्कत है? वो नो सर। पेरेंट के अकॉर्डिंग हो या पेरेंट से अलग हो। ठीक, तो ओवरराइड आप अप्लाई करके वहां पर ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं अपने कंपाइलर के लिए कि वो चेक करे कि क्या ऐसा कोई मेथड नेम है या नहीं। जैसे मान लीजिए अभी हम नोटपैड पे वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो आईडी कोई हेल्प नहीं देता ना हमें, सॉरी ये नोटपैड, नॉट पेड नहीं देता है। यस। हम कुछ भी लिख दें वो सारा कुछ करेक्ट हो जाएगा एक तरीके से, वैलिड आइडेंटिफायर अगर है। यस सर। तो जब आप कोड कंपाइल करेंगे वहां पर आप देखेंगे एक एरर आपको पता चलेगा अगर ऐसा कोई मेथड नेम आपकी पेरेंट क्लास में नहीं है जिसे आप वहां ओवरराइड करना चाहते हैं। ठीक है, जी सर। तो बस उसके लिए है वो एनोटेशन, आप अप्लाई करते हैं वहां पर। बाकी वो ऑप्शनल है, अगर आप एग्जैक्ट वही नेम यूज कर लें जो पेरेंट में है तो उसकी कोई नीड नहीं है फिलहाल। यस सर। चलिए, तो कल हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? पॉलीमॉर्फिज्म में विजिबिलिटी। कल जो डिस्कशन था वो डिस्कशन था हमारा स्टैटिक पर। ठीक है, यस सर, डिस्कशन लास्ट डिस्कशन स्टैटिक पे हुआ। स्टैटिक पर हम लोगों ने वर्क स्टार्ट किया था, और अगर आपको याद हो तो हमने स्टैटिक और नॉन स्टैटिक डेटा फील्ड्स में डिफरेंस 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 बताओ। आपको दिखाने की कोशिश की थी, यही था ना? स्टैटिक और नॉन स्टैटिक डेटा फील्ड्स में क्या डिफरेंस है, ये हम लोगों ने इंप्लीमेंट करने की कोशिश की थी, और उसके लिए एग्जाम्पल ये डिस्कस किया था। ठीक है, तो कुछ मेजर पॉइंट्स आप बता सकते हैं स्टैटिक और नॉन स्टैटिक डेटा फील्ड्स में क्या डिफरेंस है आपके अकॉर्डिंग, पॉइंट वाइज कौन बताएगा? स्टैटिक फील्ड जो है सर वो क्लास लेवल पे होता है, और स्टैटिक जो इफ एनी वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड विद स्टैटिक, हम लोग उसको डायरेक्टली क्लास नेम के साथ एक्सेस कर सकते हैं, और उसका वैल्यू हम लोग उसका वैल्यू जो है वो ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट होता है। और स्टैटिक वेरिएबल जो है मेन उसका पर्पस है सर कि मेमोरी शेयर करता है वो। और नॉन स्टैटिक अब है कि ये ऑब्जेक्ट बेस्ड होता है सर, और इसका वैल्यू जो है ये ऑब्जेक्ट पर डिपेंडेंट है। ओके, एक पॉइंट आप बताइए, हम पूछ रहे हैं जो, उसका आंसर क्या होगा? आपके दोनों आइडेंटिफायर की लाइफ टाइम क्या होगी, और दोनों को मेमोरी कब मिलेगी? ये दो पॉइंट्स आप बताइए, कौन बताएगा? ऑब्जेक्ट क्रिएशन उसमें सर। लाइफ टाइम एंड इन वेरिएबल्स को मेमोरी कब मिलेगी, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक के लिए दो पॉइंट्स बताना। कौन बता रहे हैं? नॉन स्टैटिक नूर सर। हाँ बताइए। नॉन स्टैटिक वेरिएबल को आफ्टर ऑब्जेक्ट क्रिएशन मिलेगा। ठीक है, और और स्टैटिक जो है वो क्लास लेवल पे है, तो क्लास जैसे कंपाइल टाइम नहीं, रन टाइम ही उसको। लेकिन सर वो तो अभी तो 1.8 के बाद जो है वो मेन के बाद ही कॉल हो रहा है, आई थिंक वो भी। कोई और बताएंगे? ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। आपके अकॉर्डिंग आपका व्यू क्या है? कल के डिस्कशन के बेसिस पर ही आपको कंक्लूजन बताना है। स्टैटिक पहले होगा सर, और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जब क्रिएट हो जाएगा उसके बाद नॉन स्टैटिक को मिलेगा। तो मेमोरी एलोकेशन की अगर हम बात करें, मींस आपके आइडेंटिफायर्स को मेमोरी कब मिलेगी, तो आप मार्क कर लीजिए
नॉन स्टैटिक डेटा फील्ड्स को मेमोरी तभी मिलेगी जब आपका ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा। मींस आप उस क्लास को कहीं पर अगर इंस्टेंशिएट करेंगे तो इंस्टेंशिएशन से जस्ट पहले, मींस जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएशन वर्क हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आपके उस क्लास ऑब्जेक्ट के लिए अब मेमोरी स्पेस चाहिए होगा, तो वो मेमोरी स्पेस किसके अकॉर्डिंग चाहिए? आपके डेटा फील्ड्स के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक है, तो उस टाइम पर वहां पर फिर उनके लिए मेमोरी एलोकेशन का वर्क होगा। बट वहीं पर स्टैटिक वेरिएबल्स जो आपके होते हैं, इन्हें मेमोरी कब मिलेगी? जैसे ही आपकी क्लास लोड होती है। अब क्लास लोड कब होगी? तो क्लास लोड तब होती है जब आप उसके किसी एक बिहेवियर को, वो स्टैटिक है या नॉन स्टैटिक, कहीं पर क्या करते हैं? यूज करते हैं। लाइक सपोज हमारी एक ऐसी क्लास है जिसके अंदर कोई नॉन स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन है ही नहीं, तो क्या हमें उस क्लास के ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? नहीं सर। नहीं। तो सारी चीजें उसमें क्या होंगी? स्टैटिक होंगी, बट उससे कहीं ना कहीं हम यूज तो करेंगे उस क्लास की हेल्प से। तो यस। जैसे ही आप फर्स्ट टाइम उस क्लास को कहीं पर यूज करेंगे, उसी टाइम पर आपके स्टैटिक वेरिएबल्स को मेमोरी मिल जाती है। तो डिफरेंस समझ आया? स्टैटिक डेटा फील्ड्स को मेमोरी कब मिलेगी? जैसे ही आपकी कॉल क्लास लोड होगी। क्लास लोड होने पर। ठीक। बट आपके नॉन स्टैटिक डेटा फील्ड्स को मेमोरी कब मिलेगी? जब उस क्लास को आप इंस्टेंशिएट करेंगे, मींस उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म करेंगे। क्लियर? यस सर। ये पॉइंट समझ आ गया? अब सेकंड पॉइंट क्या था? लाइफ टाइम। लाइफ टाइम मींस आप उन आइडेंटिफायर्स की वैल्यूज को यूज कब तक कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? नॉन स्टैटिक का सर जब तक ऑब्जेक्ट रनिंग पे होगा, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किए तो वो रनिंग पे होगा, तभी तक उसको कर सकते हैं। और स्टैटिक मेंबर जो है, अगर वो उनका रनिंग पे हो भी जाएगा, उसके बाद भी अगर उनको कॉल करेंगे दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू, उनको भी अगर उनको कॉल करेंगे तो उसका पॉइंट्स में वही थोड़ा क्लियरिटी रखो नूरत जमा। जो पॉइंट्स आप बताते हैं ना, क्लियरिटी होनी चाहिए। आप क्या बताना चाह रहे हैं, आगे सामने वाले को समझ आना चाहिए। किसी को समझ आया क्या बता रहे हैं ये? दैट मीन्स सर स्टैटिक सॉरी नॉन स्टैटिक नॉन स्टैटिक वेरिएबल इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट एंड स्टैटिक इज नॉट बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट। तो उसकी लाइफ टाइम कब तक है? टिल दी ऑब्जेक्ट इज इन मेमोरी। ठीक है। नॉन स्टैटिक को आप कब तक यूज कर पाएंगे? मींस उसकी लाइफ टाइम कब तक है? जब तक आपका ऑब्जेक्ट मेमोरी में, जैसे ऑब्जेक्ट क्या होगा? गार्बेज कलेक्ट होगा, मींस उसके लिए गार्बेज कलेक्शन, या आप उस स्कोप से बाहर आ गए, तो जैसे स्कोप से बाहर आएंगे आपका ऑब्जेक्ट मेमोरी से क्या होगा? डिस्ट्रॉय होगा। कैसे डिस्ट्रॉय होगा? उसी टाइम पर आपका क्या होगा? डिस्ट्रक्टर लॉजिक कॉल होगा इंटरनली, और डिस्ट्रक्टर क्या करेगा? डी एलोकेशन का वर्क करेगा। तो जो भी मेमोरी मिली थी उसके अकॉर्डिंग डी एलोकेशन होगा। तो डी एलोकेशन के बाद क्या आप उन डेटा फील्ड्स के लिए कुछ वर्क कर पाएंगे? नहीं। बट वहीं पर स्टैटिक डेटा फील्ड्स, इस पे हम लोग कर सकते हैं काम आगे। तो उस पर आप कर सकते हैं। मींस जब तक वो क्लास मेमोरी में, तो क्लास कब तक मेमोरी होगी? जब तक आपका प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन एक तरीके से। यस सर। बात समझ आई? तो लाइफ टाइम अगर आप देखें तो स्टैटिक की क्या है? ज्यादा है, और इसी वजह से ऐसे आइडेंटिफायर्स को हम बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं, क्योंकि आपका जो वेरिएबल एक बार फॉर्म हो गया, वो मेमोरी में तब तक रह सकता है जब तक आपका प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन है। अब सपोज आपने ऐसे नंबर ऑफ आइडेंटिफायर्स क्रिएट कर दिए, तो वहां पर मेमोरी स्पेस ज्यादा कंज्यूम होगा या नहीं? बट हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है? जैसे आप स्टैक बेस्ड मैनिपुलेशंस देखें, फंक्शंस का वर्क कैसे होता है? फंक्शन कॉल हुआ, स्टैक एलोकेशन हुआ, मैनिपुलेशन हुआ, स्टैक से चीजें फ्री हो गई, उसे इफिशिएंट माना जाता है ना? यस सर। फंक्शन बेस्ड इंप्लीमेंटेशन आपको इफिशिएंट माना जाता है कि नहीं? क्योंकि वहां पर आपके कॉल स्टैक के अकॉर्डिंग चीजें मेमोरी में आई, प्रोसेसिंग हुई, फिर आपकी चीजें मेमोरी से क्या हुई? रिमूव हो गई। बट स्टैटिक के केस में थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम क्या है कि क्लास लेवल पर वो वेरिएबल आपके लिए वर्क कर रहा है, तो जब तक वो क्लास मेमोरी में है तब तक आप उस आइडेंटिफायर की वैल्यू यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने ये जो वेरिएबल क्रिएट किया है, इसकी वैल्यू हमने अपडेट की है, और अपडेशन के बाद हम उस वेरिएबल की वैल्यू डिफरेंट रेफरेंसेस से एक्सेस कर रहे हैं ना? करना है कि नहीं? यस यस सर। इसका मतलब क्या है कि हर ऑब्जेक्ट के लिए वो वहां पर अवेलेबल है, बट क्या वही वर्क हम आईडी के लिए कर सकते हैं फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स?
नो आईडी तो सर। हमारा ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक ही मिलेगा। यस सर। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। आवाज नहीं आ रहा है। राहुल भाई, हेलो। हेलो। हम्म। नेटवर्क चला गया था, ठीक है। यस अब आ रही है आवाज? यस आ रही है। इंटरनेट कनेक्शन लॉस्ट हो गया। ओके। तो डिफरेंस यहां पर हम बता रहे थे आपको। डिफरेंस 4-5 पॉइंट्स तो एटलीस्ट आपको पता चल गए ना अब यहाँ पर स्टैटिक और नॉन स्टैटिक के बारे में। रिस्पॉन्स कीजिए। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट्स जो हमने आपको बताए ये काफी इंपॉर्टेंट हैं और इनको ध्यान में रखकर आप इसके अकॉर्डिंग इंप्लीमेंटेशंस कर सकते हैं, या जो भी आपके आउटपुट क्वेश्चंस कहीं मिलते हैं उनको आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं इन करेक्ट वे। ठीक है, अब इसी पर्टिकुलर वर्क को थोड़ा सा यहाँ पर आगे और एक्सटेंड करेंगे हम, और उसके लिए सिंपली नेक्स्ट वर्क जो आपको करना है वो है स्टैटिक मेथड। क्या करना है? स्टैटिक मेथड्स। तो स्टैटिक मेथड्स क्रिएट करने के लिए आपको सिमिलर वर्क करना है जैसे आपने डेटा फील्ड्स के लिए वर्क किया। डेटा फील्ड्स को स्टैटिक बनाने के लिए आपने क्या किया? आपने एक नॉन एक्सेस मॉडिफायर स्टैटिक यूज किया आपने उस डेटा फील्ड के साथ एज ए प्रीफिक्स जिसे आप स्टैटिक बनाना चाहते हैं। सिमिलरली आपको वर्क करना किसके लिए? अपने मेथड्स के लिए। जैसे यहां पर अभी सपोज इस क्लास के अंदर आपके पास कितने मेथड्स हैं? इस क्लास में अगर देखें तो आई थिंक हम लोगों ने 3 मेथड्स बनाए। कितने मेथड्स बनाए हैं? 3 मेथड्स बनाए। अब हम इन 3 मेथड्स के साथ सपोज यहां पर स्टैटिक मॉडिफायर अप्लाई करते हैं। और इसके साथ में स्टैटिक मॉडिफायर अप्लाई करते हैं। प्रीवियस एग्जाम्पल ये कल जो था, तो आपको लॉजिकली यहां पर सोच कर बताना है कि ये जो स्टैटिक मॉडिफायर है इन 3 मेथड्स के लिए, ये किसके लिए एप्लीकेबल होना चाहिए और किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए विद रीजन। सबके लिए एप्लीकेबल है वो भी आप बता सकते हैं, किसी के लिए एप्लीकेबल है किसी के लिए नहीं है, तो आपको उसके पीछे एक लॉजिकल रीजन अपना देना है। क्वेश्चन समझ आ गया? इस क्लास में 3 मेथड्स हैं आपके पास, डिस्प्ले आईडी, डिस्प्ले काउंट और सेट काउंट। तो आपको इन 3 मेथड्स के लिए सोचकर ये बताना है कि ये स्टैटिक मॉडिफायर हम किस मेथड के लिए यूज कर सकते हैं और किसके लिए नहीं यूज कर सकते। चैट के थ्रू या अनम्यूट करके आप अपना रिस्पॉन्स बता सकते हैं। सर सिर्फ डिस्प्ले आईडी में यूज कर सकते हैं। डिस्प्ले आईडी में यूज कर सकते हैं यस सर। स्टैटिक। ओके। और काउंट में भी कर सकते हैं अगर उसको रोल नंबर टाइप का ले रहे तो। अरे जो है वही है, बाकी हम कुछ नहीं चेंज कर रहे हैं।
तो सर सिर्फ आईडी में यूज कर सकते हैं, डिस्प्ले आईडी बाकी में? हम कुछ चेंज कर रहे हैं क्लास में? नहीं ना, नहीं सर। क्लास के अंदर जो चीजें थी इम्प्लीमेंटेड ऑलरेडी वही है पूरा, केवल हम उसमें मॉडिफिकेशन क्या कर रहे हैं, स्टैटिक लगा रहे हैं। ये स्टैटिक मॉडिफायर हम तीनों मेथड्स के साथ अप्लाई करना चाहते हैं। अब ये होगा नहीं होगा वो अलग चीज है, आपको बताना है पॉसिबल है या नहीं है। तो आपके अकॉर्डिंग फर्स्ट वैलिड है, बाकी दो वैलिड नहीं है। बाकी दो वैलिड क्यों नहीं है? मेथड तो तीनों वैलिड हो गया है, मतलब बोल रहे हैं कि अगर यूज करना है तो फर्स्ट वाले में सही रहेगा सिर्फ। हमको वो क्वेश्चन लगा सही रहेगा गलत रहेगा उसके पीछे लॉजिकल रीजन होगा ना कोई। ये सर इसलिए क्योंकि उसमें आईडी का इसका यूज मतलब आपके अकॉर्डिंग एक क्लास के जितने भी मेथड्स हैं सबको हम स्टैटिक बना सकते हैं, यही ना, या नॉन स्टैटिक बना सकते हैं? यस सर। इट इज अप टू अस कि हम किसको स्टैटिक बनाना चाहते हैं किसको नहीं। यस सर। उसके पीछे इंटरनली कोई प्रोग्रामिंग रूल नहीं है सर। अरे है तो फिर कोई डिफरेंस भी होगा ना। कुछ मेथड्स हो सकते हैं ऐसे हों जो स्टैटिक आप बना ही नहीं सकते, कुछ ऐसे होंगे जो केवल आप नॉन स्टैटिक ही बना सकते हैं। यस सर, जैसे स्टैटिक उसको बना सकते हैं हम जिसका एक ही ये जैसे ब्रांच टाइप का हो गया सर, जो ब्रांच है मेरा अरे उसको हर ब्रांच जगह यूज छोड़िए, करना है। अभी मेथड पर अब आ गए हम, वेरिएबल से कहां पर पहुंच गए? मेथड पे है सर। मेथड पर आ गए, ठीक है। वेरिएबल से हम मेथड पर आ गए, मेथड स्कोप के अकॉर्डिंग आपको सोचना है। तो आपका आंसर मिल चुका है, बाकी और कोई बताएंगे कुछ? एनीवन? सर डिस्प्ले आईडी और डिस्प्ले काउंट दोनों पे यूज कर सकते हैं क्योंकि दोनों का इंडिविजुअल वैल्यू हम अलग अलग ऑब्टेन करना चाहते हैं इस मेथड को कॉल करके। और सेट काउंट का नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हम सेट कर चुके हैं, इसलिए इसमें स्टैटिक नहीं यूज करेंगे। रॉन्ग एक्सप्लेनेशन और गलत है आपका एक्सप्लेनेशन भी। एनीवन एल्स? देखिए अपने व्यूज आप बताएंगे तो समझ भी आएगा ना कि आपने कुछ इस पर वर्क किया या नहीं। आप वही रूल अप्लाई कीजिए ना जो आपके डेटा फील्ड के लिए था। क्वेश्चन फिर एक बार बोलिए सर, क्या बोले? अभी तक क्वेश्चन ही नहीं समझ है। एक्चुअली सर अजान हो रहा था तो हम माइक मतलब म्यूट ऑफ कर दिए थे, अभी मगरिब का टाइम हो आपके गया। इस क्लास के अंदर 3 मेथड हैं। यस सर। क्वेश्चन हमारा है कि इन तीनों मेथड्स में किसके लिए स्टैटिक हम लगा सकते हैं और किसके लिए हम नहीं लगा सकते हैं, विद रीजन। सबके लिए लगा सकते हैं तो रीजन, और किसी के लिए नहीं अगर अप्लाई कर सकते तो उसका रीजन क्या हो सकता है। डिस्प्ले आईडी में सर जो ऑब्जेक्ट वहां पे स्टैटिक नहीं यूज कर सकते बिकॉज कि वो सिर्फ आईडी को प्रिंट करने का काम करता है, तो वो बाय डिफॉल्ट तो ऑटोमेटिकली आईडी प्रिंट करेगा क्योंकि वो आईडी जो है वो स्टैटिक है, तो 1 बाय 1 वो डिफरेंट प्रिंट करेगा, इसलिए वहाँ पे आईडी कहाँ स्टैटिक है? क्लास में देख लीजिए क्या है। अच्छा आईडी इज नॉन स्टैटिक एंड काउंट इज स्टैटिक। हाँ तो आईडी में आईडी नहीं लगा इज नॉन स्टैटिक एंड यस काउंट वेरिएबल इज नॉन काउंट स्टैटिक। वेरिएबल इज स्टैटिक। यस सर, तो सर डिस्प्ले आईडी में नहीं यूज कर सकते हैं बिकॉज स्टैटिक मेथड कंटेन ओनली स्टैटिक वेरिएबल्स, दैट्स व्हाई स्टैटिक मेथड ओनली कंटेन्स स्टैटिक वेरिएबल्स। स्टैटिक वेरिएबल। मेन के अंदर हम नॉन स्टैटिक चीजें नहीं यूज करते, मेन भी तो स्टैटिक मेथड है। यस सर। स्टैटिक का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है? मेन। यस यस सर, स्टैटिक ब्लॉक कंटेंट। एक मिनट, सारी स्टोरी देख लीजिए। जो डिस्कशन हम इसी वजह से कर रहे हैं कि ये इंटरव्यू का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्टैटिक। आपको इंटरव्यूअर ऐसे उलझा देगा कि आप से आंसर देते नहीं बनेगा। बाकी लोग साइलेंट हैं सर, कुछ समझ नहीं आया मतलब? कुछ तो रिस्पॉन्स करो, हाँ नहीं।
हाँ जी, सर जहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो रहा है वहाँ स्टैटिक लगाने का कोई जरूरत है भी नहीं। जहां पर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। हमने ये कहा भी मेथड में स्टैटिक कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन समझ आ रहा सभी को? यस सर। यस सर, क्वेश्चन समझ में आ तो आपको इसके अकॉर्डिंग लॉजिकली यहाँ देखना है, सोचना है और आंसर करना है। चलिए अब आपके अकॉर्डिंग हम मान लेते हैं कि आपके ये जितने भी मेथड हैं कंस्ट्रक्टर को छोड़कर, ठीक, इनको आप स्टैटिक बना सकते हैं, जैसे अब्दुल्ला ने शायद कहा। ठीक है, यस सर। तो अब आप ही के क्वेश्चन के आपके आंसर के अकॉर्डिंग अगर हम उसको आगे प्रोसीड करें और सपोज एक पॉइंट हम इसमें ये ऐड करते हैं कि जो भी मेथड आप स्टैटिक बना देंगे, इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, जो भी मेथड आप स्टैटिक बना देंगे वो मेथड उस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे वो? ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट। ऑब्जेक्ट Object- इंडिपेंडेंट। अब अगर आपका मेथड ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट हो गया तो आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी क्या आ जाती है, दैट मेथड यू कैन कॉल विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। यस सर। ये पॉइंट समझ आया? यस सर। अगर आपने एक मेथड को स्टैटिक बना दिया तो हमने क्या कहा कि अगर मेथड स्टैटिक है तो वो ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट हो गया, मींस उसे कॉल करने के लिए रिक्वायरमेंट किसकी नहीं है? ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्रिएशन की जरूरत नहीं है सर। ऑब्जेक्ट क्रिएशन की जरूरत नहीं है। ठीक, तो आप वो मेथड जहां पर भी आपको कॉल करना है विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास कॉल कर सकते हैं, इन्वोक कर सकते हैं। मींस अभी अगर इस एग्जांपल को लेकर हम आगे बढ़े तो हम डिस्प्ले आईडी को यहां कॉल करने के लिए अब क्या कर सकते हैं, उस क्लास नेम की हेल्प से हम कुछ ऐसा वर्क करेंगे, स्टैटिक डेमो डॉट डिस्प्ले आईडी, यही करेंगे ना? यस सर। ये वर्क हम करेंगे, यस सर। ये स्टैटिक कॉल होगा। यस सर। इससे एग्री हैं सभी लोग? यस यस सर। बट अब ये डिस्प्ले आईडी जो मेथड है इसके बॉडी पार्ट को अगर आप देखें तो यहाँ पर जो वर्क हम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? वो वर्क हम कर रहे हैं आईडी के लिए। किसके लिए कर रहे हैं? आईडी के लिए। आईडी के लिए। और आईडी इस क्लास का कैसा मेंबर है? नॉन नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक। आईडी इस क्लास का कैसा मेंबर है? नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक। तो क्या डिस्प्ले आईडी के लिए एक ऐसे मेंबर को उसके अंदर यूज करना पॉसिबल होगा जो कि नॉन स्टैटिक है, मींस ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट है? नो सर। नो सर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब यहाँ पर देखिए दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, कंट्राडिक्टरी हो जाएंगी ना। यस सर। आपने इस मेथड को कैसा बना दिया? ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट। बट आप उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं वो कैसे हैं? ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट। ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट है। तो इस मेथड का कॉल वैलिड कब होगा? जब ऑब्जेक्ट बनेगा। यस सर। क्योंकि इसे मेमोरी कब मिलेगी आईडी को? जब ऑब्जेक्ट बनेगा। यस। तो अगर ऑब्जेक्ट बन ही नहीं रहा तो क्या ये मेथड इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कुछ वर्क कर पाएगा? नो सर। तो इससे क्या समझ आया? इससे यही समझ ये में आया समझ सर आना चाहिए कि कि आप किसी क्लास के मेथड को हम्म। स्टैटिक कब बना सकते हैं? जब वो मेथड ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट लॉजिक इंप्लीमेंट कर रहा हो। यस सर। मींस उसका जो लॉजिक है उस क्लास के ऑब्जेक्ट पर डिपेंडेंट नहीं हो। ना हो। बट करंट केस में आईडी के लिए अगर आप देखें तो यहां पर ये जो स्टेटमेंट है ये कैसा है? ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट। ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट। आईडी को मेमोरी तभी मिलेगी जब ऑब्जेक्ट बनेगा, बट डिस्प्ले आईडी आपने ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट बना दिया। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि हम बिना ऑब्जेक्ट क्रिएशन के ही डिस्प्ले आईडी कॉल कर सकते हैं, इन्वोक कर सकते हैं। तो दोनों चीजें एक दूसरे की क्या हो गई? कंट्राडिक्टरी। कंट्राडिक्टरी। ये लॉजिकली वैलिड है कहीं से? नो सर। नहीं। बट वहीं पर डिस्प्ले काउंट को अगर हम देखें, डिस्प्ले काउंट, तो डिस्प्ले काउंट के थ्रू हम अगर वर्क देखें तो हम किसके लिए वर्क कर रहे हैं?
एक ऐसे मेंबर के लिए उस क्लास के जो कि कैसा है, ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट है। यस सर। ठीक, तो अगर हम इस मेथड को भी ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट बना दें तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं, बताइए। नहीं होना चाहिए सर। नहीं होगा सर प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं इससे सर। क्या समझ आता है कि आप एक ऐसे मेथड को स्टैटिक बना सकते हैं जिसकी लॉजिक जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसकी डिपेंडेंसी उस क्लास के ऑब्जेक्ट पर नहीं है। ये पॉइंट समझ आया सभी को या नहीं? यस सर। यस सर। मेथड्स के लिए स्टैटिक नेचर और नॉन स्टैटिक नेचर किस पर डिपेंड कर रहा है? क्या वो मेथड लॉजिक जो हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे अभी तो एक स्टेटमेंट है, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेटमेंट हो सकते हैं, समझने के लिए एक ही स्टेटमेंट सफिशिएंट है। तो आप जो लॉजिक इस मेथड बॉडी के अंदर पुट कर रहे हैं, क्या उस लॉजिक के लिए कोई ऐसा मेंबर आप यूज कर रहे हैं जिसकी डिपेंडेंसी किस पर है, ऑब्जेक्ट पर? ऑब्जेक्ट। अगर एक भी ऐसा मेंबर है उस क्लास का, तो आप उस मेथड को किस नेचर का नहीं बना सकते? स्टैटिक नेचर। स्टैटिक नेचर। ठीक है, बट अगर वहीं पर आपका वो मेथड ऐसे मेंबर्स को यूज कर रहा है जो कि ऑब्जेक्ट पर डिपेंडेंट है ही नहीं, तो उस केस में आप उसे स्टैटिक बना सकते हैं। पॉइंट समझ आया सभी को या नहीं? यस सर। यस सर। यस विद इन सर। अ क्लास जब आप मेथड्स बिहेवियर क्रिएट करेंगे, आप देखेंगे स्टैटिक मेथड्स आपके वही मेथड्स होते हैं जिसके लॉजिक के लिए या तो हम स्टैटिक डेटा फील्ड्स को यूज करते हैं, या फिर आपके उस मेथड की जो लॉजिक है वो कंप्लीटली आपके फॉर्मल पैरामीटर्स पर ही बेस्ड होती है। लाइक हम मैथमेटिकल वर्क कुछ कर रहे हैं, तो मैथमेटिकल वर्क के लिए मोस्टली हम क्या करते हैं, फॉर्मल आर्गुमेंट्स की हेल्प ले लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना रिजल्ट जनरेट कर लेते हैं, और अलग से हम क्लास डेटा फील्ड की हेल्प लेते ही नहीं। तो उन मेथड्स के लिए अब सपोज आपने क्लास लेवल पर कोई डेटा फील्ड बनाया ही नहीं, तो अननेसेसरी ऑब्जेक्ट क्रिएशन हम क्यों करना चाहें? इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है मैथ क्लास के मेथड्स जितने भी आपने यूज किए होंगे, क्या वो नॉन स्टैटिक हैं? नो सर, वो स्टैटिक नहीं होता है। सर स्टैटिक है। वो सारे मेथड्स कैसे हैं? स्टैटिक हैं। उसके Static. पीछे रीजन क्या है? वहां पर उनका जो भी लॉजिक आपको Constant है दिया सर। गया है वो आपके सर्टेन फॉर्मल पैरामीटर्स पर है। यस सर। तो हम पैरामीटर्स की वैल्यू पास करके अपना रिजल्ट गेट कर लेते हैं। मींस उस क्लास की इंप्लीमेंटेशन के लिए वहां पर आपके नॉन स्टैटिक डेटा फील्ड्स की हेल्प ली ही नहीं गई है। अगर ली गई होती तो हमें मैथ क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता। जैसे स्कैनर जब आप यूज करते हैं तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है ना। यस Yes, सर। sir. उसके जो बिहेवियर्स हैं नहीं बनाना पड़ता। वो नॉन स्टैटिक इंप्लीमेंट करके दिए गए, बट वहीं पर मैथ क्लास के जो बिहेवियर्स हैं वो स्टैटिक नेचर के आपको दिए गए। समझ आया? तो आपको मेथड स्टैटिक बनाना है या नॉन स्टैटिक बनाना है, ये सिंपली किस पर डिपेंड कर रहा है? ऑब्जेक्ट क्रिएशन ये पर किस सर। पर डिपेंड कर रहा है? आपको जो लॉजिक पुट करनी है उस मेथड बॉडी के अंदर, उसके अंदर क्या कुछ ऐसे आइडेंटिफायर्स आप यूज कर रहे हैं जो ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट है या नहीं? अगर है तो आपको मेथड कैसा बनाना पड़ेगा? नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक। बट अगर वो ऐसे मेंबर्स को यूज नहीं कर रहा है तो आप उसे क्या बना सकते हैं? स्टैटिक। स्टैटिक। तो अब आप बताइए इन थ्री मेथड्स में से किसके लिए ये वैलिड है, किसके लिए वैलिड नहीं है? पहला के लिए वैलिड नहीं। ऊपर डाटा टाइप दिखाई देगा। अरे भी याद हो जाना चाहिए इतनी देर में। Display आईडी आपका ID के क्या लिए है? valid नॉन ID के लिए स्टैटिक है और काउंट अच्छा। स्टैटिक है, बस इतना याद रखना है। ओके। आईडी डिस्प्ले आईडी के लिए नहीं है, काउंट के लिए है, और ये और तीसरा कौन सा है सर? Set आपके count। सामने स्क्रीन है, स्टैटिक देखिए। डेमो। Set- स्टैटिक डेमो। नहीं वो तो कंस्ट्रक्टर है। स्टैटिक डेमो तो कंस्ट्रक्टर है भाई। सेट काउंट। वही सर वही Sir, देख रहे हैं। तीसरा काउंट कौन? के लिए स्टैटिक होगा सर। तो यहाँ तो स्टैटिक भूल कर भी आप नहीं सोच सकते, यस सर। क्योंकि इसका रोल ही क्या है? ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ऑब्जेक्ट क्रिएशन उसमें नहीं होगा सर, नीचे वाला काउंट में होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आई थिंक किसके लिए इनवैलिड होना चाहिए, यस। बट आपका जो डिस्प्ले काउंट है और सेट काउंट है, इन दोनों के लिए क्या होना चाहिए? वैलिड। होना चाहिए। होना चाहिए। वैलिड होना चाहिए। कैसे पता चलेगा? उसका लॉजिक से सर।
कंपाइलेशन से पता चलेगा। सर कुछ प्रोग्राम देख के, सर लॉजिक देख के बोल सकते हैं ना। वैसे तो सब सही लग रहा है, कहीं कोई Yes, sir. गलती दिख रही है? आईडी नहीं, पर तो है नहीं हम, जी सर, आईडी पे होते तो वहां हेल्प मिल जाती कि भाई ये गलत कर रहे हैं आप। रेड लाइन हो जाता, एरर जनरेट हो जाता। तो अभी अगर आप कमांड लाइन से और नॉर्मल एडिटर से वर्क कर रहे हैं तो आप देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम ही समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसने ये नहीं कहा कि आप वो मेथड स्टैटिक नहीं बना सकते, ठीक? वो क्या कह रहा है नॉन कि अगर आप एक स्टैटिक मेथड को स्टैटिक बना रहे हैं तो उसके अंदर आप क्या नहीं कर सकते, नॉन नॉन स्टैटिक वेरिएबल को डायरेक्ट आप यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उस स्टैटिक स्कोप के अंदर आपका जो दिस रेफरेंस आपको मिलता वो नहीं मिलेगा। तो दिस रेफरेंस अगर नहीं मिलेगा तो करंट ऑब्जेक्ट क्या वहां मिलेगा? नहीं मिलेगा, और करंट ऑब्जेक्ट अगर नहीं मिल रहा है तो क्या आईडी को मेमोरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि या तो हम उसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए उस मेथड स्टेटमेंट को कॉल करने से पहले। तो क्या ये कहीं से लॉजिकल है कि आप लोकली यहां पर पहले क्या करें, ऑब्जेक्ट बनाए, फिर उस रेफरेंस से आईडी को यूज करें? ऐसा तो कभी करेंगे नहीं हम। नो सर। आप कह सकते हैं कि भाई हम यहां दिस यूज कर लें, ये कह सकते हैं ना, ये ट्राई कर सकते हैं आप। अगर इसको आप ट्राई करेंगे तो यहां देखिए क्या प्रॉब्लम है, अब कुछ और दिक्कत आएगी। ठीक है, तो दिस भी यहां पर एप्लीकेबल नहीं है। तो एप्लीकेबल केवल क्या है कि आपको रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। रेफरेंस क्रिएशन का मतलब क्या है, यू हैव टू इंस्टेंशिएट दिस क्लास विद इन दिस स्टैटिक ब्लॉक। तो क्या हम सेम क्लास के अंदर उसी क्लास के ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट करके कुछ वर्क करते नॉर्मली? नो सर। ऐसा तो करते नहीं है। तो यहां पर हमारा टास्क ही क्या था कि ये आईडी वैल्यू डिस्प्ले होनी चाहिए करंट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आपको केवल क्या करना है, इस मेथड को स्टैटिक में बनाकर क्या रखना है, नॉन नॉन स्टैटिक रखना। ये इसका सोल्यूशन। तो सर ऊपर वाला डाटा से ही तो पता चल जाएगा, जब ये बात आपका याद रहे। हाँ बिल्कुल, बात याद रहे। अब मान लीजिए आपको वो पॉइंट नहीं पता है और आपने ऐसा वर्क किया, हमने आपसे पूछा कि कैसे पता चलेगा, तो सिंपल सा आंसर क्या है, थ्रू कंपाइलेशन आपको पता चल जाएगा। जी जी। ठीक है, तो सपोज इसको हमने क्या बना दिया, नॉन स्टैटिक। अब नॉन स्टैटिक जैसे आप इसे बनाएंगे और उसके बाद इसको कंपाइल करेंगे तो देखिए क्या होता है। अब कंपाइल हो जाना चाहिए पूरा कोड या नहीं? सर वहाँ कंस्ट्रक्टर में आप स्टैटिक लगाए। नहीं नहीं, वो सब ठीक है। अब प्रॉब्लम सर, कुछ और है। लास्ट में सर हमने नॉन तो ये कोई एरर नहीं, वो तो गलत वर्क किया ही हम लोगों ने। ठीक है, गलत वर्क क्या किया है। अब डिस्प्ले आईडी नॉन स्टैटिक है तो उसे हम क्लास नेम से तो कॉल नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम कहाँ की आ रही है, लास्ट में हमने जब कॉल किया, ये प्रॉब्लम है जो यहाँ पर कॉलिंग वर्क किया है, इसकी दिक्कत है। ठीक है, डिस्प्ले आईडी तो आपका क्या है, नॉन स्टैटिक मेथड है। तो नॉन स्टैटिक मेथड हमेशा कॉल किससे होगा, ऑब्जेक्ट रेफरेंस से। यस सर। ठीक, बट वहीं पर डिस्प्ले काउंट के लिए अगर आप देखें कोई दिक्कत नहीं आई, और सेट काउंट के लिए भी कोई दिक्कत नहीं आया। बट इन दोनों मेथड्स को कॉल करने का जो एक्चुअल वे है वो क्या होना चाहिए, इनको कॉल करने का एक्चुअल वे क्या होना चाहिए, इनको कॉल करने का एक्चुअल वे होगा कुछ ऐसा। सेट काउंट अगर हमें कॉल करना है तो हम ऐसा वर्क करेंगे, क्योंकि ये स्टैटिक मेथड है तो इसको ऐसे कॉल कर सकते हैं। और डिस्प्ले काउंट अगर हमें कॉल करना है तो इसको हम कैसे कॉल करेंगे, डिस्प्ले काउंट को कैसे कॉल करेंगे, स्टैटिक। ठीक है, तो इस तरीके से आप कॉल करेंगे। यहां से सपोज हमने 200 पास कर दिया तो लास्ट अपडेटेड वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, यहां पर क्या मिलनी चाहिए, सेट काउंट। ये आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, कॉलिंग ऑफ स्टैटिक मेथड।
और ये जो वर्क था ये नॉन स्टैटिक के अकॉर्डिंग वर्क था आपका। बट यहां पर एक पॉइंट मार्क कर लीजिएगा, इन जावा आपका जो स्टैटिक डेटा फील्ड है और जो स्टैटिक मेथड आप यहां पर क्रिएट करते हैं, एक और स्टेटमेंट हम राइट कर रहे हैं, दोनों चीजें एक साथ मेंशन कीजिएगा, आउट डॉट प्रिंटलन, और यहां सपोज हम काउंट को डायरेक्ट एक्सेस करते हैं। अभी डिफॉल्ट नेचर का है तो उसे एक्सेस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्टैटिक डेमो डॉट काउंट, ऐसा एक वर्क हम कर सकते हैं। और एक और टास्क यहां पर हम करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट रेफरेंस से भी इसको कॉल करते हैं, obj1 सपोज काउंट। तो ये लास्ट के दो स्टेटमेंट जो हमने राइट किए हैं, इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इसके थ्रू बताइए, उसके डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, डेटा फील्ड को डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, डेटा फील्ड को हम डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं। तो एक्सेस करने के लिए हमने कितने नोट सिंटैक्स उसके लिए यूज किए, एक एक्चुअल सिंटैक्स जो हमारा होना चाहिए वो क्या है, क्लास नेम डॉट फील्ड नेम, यस सर। और दूसरा सिंटैक्स हमने क्या यूज किया, ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस को एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको देखना है कि ये पर्टिकुलर वर्क जो हम यहाँ कर रहे हैं ये सारे वैलिड हैं या नहीं, वैलिड है कि नहीं बताइए सोचकर। वैलिड है सर, वैलिड है, तो आपके Yes, सारे sir. स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गए। अब यहाँ पर रन करने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, स्टैटिक मेन ही था ना, हाँ Yes, sir. लास्ट के आउटपुट आप देखिए, तो लास्ट के 3 आउटपुट हमें क्या मिल रहे हैं, 200। 200। ठीक है, तो एक पॉइंट जो यहाँ पर आपको ध्यान रखना वो क्या है, जावा प्रोग्रामिंग के अंदर अगर आपका कोई मेथड स्टैटिक है या फिर आपका कोई डेटा फील्ड स्टैटिक है, तो उसे आप ऑब्जेक्ट रेफरेंस से भी कॉल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। बट इंटरनली कंपाइलर उसे रिप्लेस कर देता है किससे, क्लास नेम से। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको देने के पीछे सिंपली एक रीजन है, और वो रीजन क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे जब हम करते हैं तो हम मोस्टली किससे फैमिलियर हैं, किससे फैमिलियर हैं, हम मेंबर्स को कैसे एक्सेस करते हैं, ऑब्जेक्ट रेफरेंस डॉट मेंबर नेम। तो उसी नोटेशन के अकॉर्डिंग यहां पर इन्होंने ये चीज आपको अलाउ कर दिया है, बट इसके पीछे कंपाइलर का जो एक्चुअल रोल है वो क्या है, वो इस तरीके से उसको इन्वोक कर रहा है। तो क्लास नेम डॉट मेंबर नेम वो मेथड के लिए भी है और आपके डेटा फील्ड के लिए भी है। यहां पर कोई कंफ्यूजन किसी का, एनी कंफ्यूजन? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसे मार्क कर लीजिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि क्या आपका जो स्टैटिक मेथड है या फिर स्टैटिक डेटा फील्ड है, क्लास से बाहर उसे हम ऑब्जेक्ट रेफरेंस से एक्सेस कर सकते हैं? तो आपका आंसर क्या है? हाँ यस। यस। और उसके पीछे वर्क क्या हो रहा है, आपके लिए वो ऑब्जेक्ट रेफरेंस डॉट मेंबर नेम है, बट इंटरनली वहां पर कंपाइलर क्या कर रहा है उसके लिए, वो क्लास नेम के साथ ऑब्जेक्ट रेफरेंस को रिप्लेस कर दे रहा है किससे, क्लास क्लास नेम। ठीक है, तो आई थिंक स्टैटिक मेथड्स का पर्पज आपको समझ आ गया। स्टैटिक मेथड्स का पर्पज समझ में आया सभी को? Yes, sir. स्टैटिक मेथड कब बनाना है और नॉन स्टैटिक मेथड कब बनाना है, ये पॉइंट समझ आया? यस सर। सिंपल सा रूल है, अगर आपको वर्क किसके लिए करना है, नॉन स्टैटिक डेटा फील्ड्स के लिए, तो मेथड कैसा होना चाहिए, नॉन ऑब्जेक्ट स्टैटिक डिपेंडेंट, होना चाहिए। नॉन और अगर स्टैटिक। आपको वहां पर वर्क किसके लिए करना है, सिंपली स्टैटिक फील्ड्स या फिर कुछ ऐसे पैरामीटर लिस्ट के लिए जिसकी डिपेंडेंसी ऑब्जेक्ट पर है ही नहीं, उस केस में भी नूरज जमा म्यूट रखिए भाई, आपका स्पीकर बहुत दिक्कत कर रहा है। तो उस केस में आप अपने मेथड को स्टैटिक बना सकते हैं। ठीक, अब यहां पर एक पॉइंट कल और आया था, इसे भी आप मार्क कर सकते हैं। ये सिंटैक्स हमने यूज किया, ये वैलिड है, बट ये सिंटैक्स भी आपका वैलिड था।
कल, बट क्या आज वैलिड होगा? नो अब क्या नो ये सर। वैलिड होगा? ये स्टेटमेंट कल वैलिड था, अगर आपने देखा हो। कल वैलिड था ना, रन करके दिखाया था हमने। कब? यस सर। जब ये मेथड sir. नॉन स्टैटिक था। ये नहीं होगा सर। और अभी हम यहाँ पर इसको अब चेक कर रहे हैं, अगर तो क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? वैलिड होना चाहिए, इनवैलिड? इनवैलिड होना चाहिए। इनवैलिड होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वो इनवैलिड है। इनवैलिड क्यों है? रीजन उसके पीछे क्या बताएंगे? रीजन सिंपली ये बताना है कि विद इन अ स्टैटिक ब्लॉक, स्टैटिक ब्लॉक वो मेथड फॉर्म भी हो सकता है, या फिर अभी एक और फॉर्म इसका आप देखेंगे, आपको किस रेफरेंस का एक्सेस नहीं मिलता है? दिस और सुपर का, दोनों का एक्सेस नहीं मिलता। दोनों नॉन स्टैटिक। ठीक है, तो अगर इनका एक्सेस हमारे पास नहीं है ऐसे एक ब्लॉक के अंदर, तो क्या हम इसे यूज कर पाएंगे? नो सर। नहीं कर सर। नहीं। तो इसी वजह से ये स्टेटमेंट क्या है? इनवैलिड है। जिसका एक्सेस आपको यहां नहीं मिलेगा। बट यही दिस हमें कहां मिल जाता है? नॉन स्टैटिक के अंदर। कहां मिल जाता है वो? नॉन स्टैटिक के अंदर। तो पॉइंट समझ आ गया? तो अगर आपका मेथड नॉन स्टैटिक नेचर का है, तो आप वहां पर एक स्टैटिक फील्ड को इस तरीके से भी यूज कर सकते थे, या इस तरीके से भी यूज कर सकते थे, या डायरेक्ट भी आप यूज कर सकते हैं अगर नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। लाइफ स्पैन, सिंपली लाइफ टाइम का जो रोल है वो क्या है? स्टैटिक वेरिएबल्स को मेमोरी तब तक मिलेगी जब तक आपका क्लास मेमोरी में, क्लास लोड हो गया तो मेमोरी में, जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में। बट जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स हैं उनको मेमोरी कब तक मिलेगी? जब तक ऑब्जेक्ट मेमोरी में। जैसे ही ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हुआ तो आपके नॉन स्टैटिक मेंबर्स को जो मेमोरी मिली थी वो क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। मींस आप उसे अब यूज कर सकते हैं क्या? जैसे सपोज अभी हम आपकी इस क्लास के अंदर जो भी मेथड बना रहे हैं, इस मेथड के अंदर हम एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना, तो उस स्कैनर ऑब्जेक्ट का स्कोप कब फिनिश हो जाएगा? जैसे ये मेथड कॉल फिनिश होगा, करेक्ट? तो स्कैनर के लिए जो भी नॉन स्टैटिक मेंबर्स वहां पर होंगे, उनके लिए जो मेमोरी एलोकेशन वर्क हुआ था, वो पर्टिकुलर मेमोरी रिलीज कब होगा? जैसे इस स्कोप से हम बाहर जाएंगे, मींस उसके अकॉर्डिंग उन डेटा फील्ड्स का लाइफ टाइम भी क्या हो जाएगा? वहीं पर फिनिश हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। बात समझ आई? तो स्कैनर क्लास आपने यूज किया, ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अकॉर्डिंग वहां पर मेमोरी एलोकेशन का वर्क हुआ ऑब्जेक्ट स्पेस पे, उन डेटा फील्ड्स के लिए इंटरनली जो भी वहां पर लॉजिक है वो वर्क किया आपने, और जैसे उस स्कोप से बाहर गए उसके लिए जो भी मेमोरी एलोकेटेड था वो क्या हुआ? फ्री हो गया, रिलीज हो गया। हाँ, अब उसी स्कैनर के अंदर अगर कोई स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन आपका है, लाइक उसमें कोई डेटा फील्ड ऐसा कुछ है, तो उसकी वैल्यू को आप उस क्लास की हेल्प से उस स्कोप के बाहर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइफ टाइम ज्यादा किसकी हुई? स्टैटिक की या नॉन स्टैटिक मेंबर की? स्टैटिक की। इसको कुछ ऐसे समझिए, जैसे सी में अगर आप देखें तो हम लोग वहां पर दो स्टोरेज क्लास यूज करते हैं, एक ऑटोमेटिक और एक स्टैटिक। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? ऑटोमेटिक नेचर अगर होता है तो उसको मेमोरी एक कॉल के अकॉर्डिंग मिलता है, जैसे नेक्स्ट कॉल आप करते हैं फिर से वो रीइनिशियलाइज रीसेट हो जाता है। बट वहीं पर अगर आप एक वेरिएबल को स्टैटिक बना देते हैं विद इन अ फंक्शन बॉडी, तो आप उस स्कोप में जितनी बार उस फंक्शन को कॉल करते हैं उसकी प्रीवियस स्टेट आपको मिलती है ना, मींस उसकी लाइफ टाइम आपके उस स्कोप के अकॉर्डिंग फॉर नंबर ऑफ फंक्शंस कॉल अवेलेबल है। बट वही वर्क ऑटोमेटिक के लिए नहीं होता, लोकल वेरिएबल के लिए नहीं होता। तो यहां पर हम उसी स्कोप को क्लास लेवल पर देख रहे हैं। कहां पर देख रहे हैं? क्लास लेवल पर। तो जो नॉन स्टैटिक डेटा फील्ड्स हैं उनका स्कोप आपके ऑब्जेक्ट की लाइफ टाइम पर डिपेंड कर रहा है, और जो आपका स्टैटिक है वो क्लास लेवल पर आपके लिए
एप्लीकेबल। क्लियर? क्लियर हुआ जो कंफ्यूजन था? यस सर। चलिए, अब इसी में थोड़ा सा एक वर्क और हम लोग करते हैं, और वो वर्क ये है, इस इम्प्लीमेंटेशन के लास्ट में ये वर्क आप कहीं पर भी कर सकते हैं। हम सिंपली एक ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं कुछ ऐसा, ठीक, और इसके अंदर सिंपली एक स्टेटमेंट हम राइट कर रहे हैं, स्टैटिक। ऐसे ब्लॉक को यहां पर आप क्या कहेंगे? स्टैटिक ब्लॉक। ठीक है, बस इतना वर्क हमने किया है। ध्यान से देखिएगा, तो ये जो टास्क आपने किया है, ये ब्लॉक यहां पर आप एक क्रिएट कर रहे हैं, और इसे आप क्या कहेंगे? स्टैटिक ब्लॉक। इसको आप क्या कहेंगे? स्टैटिक ब्लॉक। बस इतना भी ध्यान रखना आपको। ये पॉइंट क्लियर है सभी को? अगर हम स्टैटिक मॉडिफायर के साथ कर्ली ब्रैकेट्स यूज करके ऐसा कुछ वर्क करना चाहें, मींस इसके अंदर सर्टेन स्टेटमेंट्स राइट करना चाहें, तो ये अलाउड है विद इन अ जावा क्लास। और ऐसे ब्लॉक को आप क्या कहते हैं? स्टैटिक ब्लॉक। स्टैटिक ब्लॉक फॉर दैट क्लास। ठीक, अब यहां पर दो चीजें आपको देखनी है। पहला, कि आपके इस स्टैटिक ब्लॉक का एग्जीक्यूशन कैसे होता है और कब होता है, और दूसरा, इसका रोल क्या होगा आपके लिए। तो किसी को पता है स्टैटिक ब्लॉक का क्या नेचर होता है किसी जावा क्लास के लिए? कोई बताना चाहेंगे? आपका जो भी अभी तक का वर्क रहा इसके अकॉर्डिंग, एनीवन? First static block is object independent, sir. Before main it will be called. Sorry, it will be executed. बिफोर मेन इट विल बी एग्जीक्यूटेड। Yes. After मेन one भी इसी में है तो मेन अगर भी इसी में है तो सर पहले मेन का ही ब्लॉक, ये सॉरी पहले स्टैटिक का ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद मेन ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। बट आफ्टर 1.8 वर्जन में, सॉरी 1. क्या बात कर रहे हैं नूरुज्जमान? हाँ सर, बिफोर 1. मैंने चेक किया सर इसको। क्या चेक किया है? मैं एक ही क्लास में मैं स्टैटिक ब्लॉक भी लिया है और मेन भी लिए हैं, तो पहले स्टैटिक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद फिर मेन ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। डिपेंड करेगा ना आप उस क्लास को कैसे यूज कर रहे हैं। हेलो आप पहले तो म्यूट रखिए भाई, आवाज बहुत आ रही। हेलो सर, हाँ जी, एक बात पता है मुझे कि स्टैटिक ब्लॉक का एग्जीक्यूशन ना कंस्ट्रक्टर कॉलिंग के पहले ही होता है। मतलब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ उसके पहले ही स्टैटिक ब्लॉक का कॉलिंग होगा। देखिए यहाँ पर जब आप ब्लॉक्स बनाते हैं तो दो ब्लॉक्स हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक। एक तो ऐसा ब्लॉक आप बनाते हैं, और एक ऐसा ब्लॉक भी बना सकते हैं विदाउट स्टैटिक, मींस सिंपली हम ऐसा वर्क कर रहे हैं। तो ऐसे ब्लॉक जब आप बनाते हैं तो इसको हम कहते हैं नॉन स्टैटिक। क्या कहते हैं? नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक ब्लॉक। और यहाँ सपोज हम मैसेज भी उसके अकॉर्डिंग दे देते हैं, नॉन स्टैटिक ब्लॉक कॉल्ड। ठीक है, तो हमने सिंपलेस्ट एक वर्क यहाँ पर अभी करना चाहा मैसेज के थ्रू, और वो वर्क हम क्या कर रहे हैं, एक स्टैटिक ब्लॉक हमने क्रिएट किया, और उस स्टैटिक ब्लॉक के थ्रू हमने एक मैसेज सिंपली दिया फॉर टेस्टिंग पर्पज, स्टैटिक ब्लॉक कॉल्ड। और सिमिलरली हमने एक नॉन स्टैटिक ब्लॉक क्रिएट किया। दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आप ये मॉडिफायर लगा देते हैं तो आपका ब्लॉक क्या हो जाएगा? स्टैटिक। और जो आपका केवल करली ब्रैकेट सेक्शन यहां पर इस तरीके से आप क्रिएट करेंगे, उसे आप क्या कहेंगे? नॉन स्टैटिक ब्लॉक। तो उसको क्या कहेंगे? नॉन स्टैटिक ब्लॉक। तो सबसे पहला पॉइंट जो यहां पर हमें देखना है वो यही है कि आपके इन दोनों ब्लॉक्स का एग्जीक्यूशन कब होता है। बात समझ आई? ये पॉइंट समझ आ रहा है? सबसे पहली चीज हमें क्या देखनी है, इन दोनों ब्लॉक्स का एग्जीक्यूशन कब होता है। पहले सर स्टैटिक ब्लॉक होगा। पहले आपका स्टैटिक होगा, यस सर। उसके बाद नॉन स्टैटिक।
नॉन स्टैटिक होगा। ठीक है, कितनी बार ये कॉल होंगे? देखिए ये सारे आंसर एक बार सर। आप अपनी मशीन पर टेस्ट किए बिना करेंगे, ठीक है, तभी आप कुछ सीख पाएंगे। मशीन पर चेक करके अगर आप रिस्पॉन्स करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। नॉन स्टैटिक जो है सर, जितना बार ऑब्जेक्ट बनेगा उतना बार कॉल होगा। नॉन स्टैटिक जितनी बार ऑब्जेक्ट बनेगा उतनी बार कॉल होगा, और स्टैटिक ओनली वंस। चलिए अब इसका बिहेवियर देखते हैं थोड़ा सा, जिससे आपको समझ आएगा उसका एग्जीक्यूशन कब हो रहा है। तो ये पार्ट हमने ऐड किया आपकी क्लास के अंदर, ठीक है। उस क्लास में हमने एक स्टैटिक ब्लॉक ऐड किया, और दूसरा वर्क हमने क्या किया, नॉन स्टैटिक ब्लॉक ऐड किया। अब आते हैं मेन के अंदर। तो मेन के अंदर आपको अभी ये देखना है कि वर्क क्या है। तो यहां पर सपोज हम ये सारा जो कॉलिंग स्टेटमेंट था इसको कमेंट कर देते हैं यहां से, केवल हम यहां पर ऑब्जेक्ट क्रिएशन वाला पार्ट रखेंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी फिलहाल के लिए, ऑलरेडी ये टेस्टेड है। तो यहां तक का पार्ट हम लोग ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं, ठीक है। और एक ये वर्क भी था, इसको भी हटा देते हैं। तो सिंपली अगर आप यहां पर देखें, अभी फिलहाल ये स्टेटमेंट भी हमें हटाना पड़ेगा। अच्छा ऑब्जेक्ट तो बना है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखें मेन के अंदर अब करेंटली क्या है, मेन के अंदर क्या वर्क किया हम लोगों ने, मेन के अंदर हमने ऑब्जेक्ट्स केवल बनाए, ठीक। कितने ऑब्जेक्ट बनाए हैं? 3। 1 2 3 एंड एक और यहां पर बॉटम में टोटल अच्छा, कितने 4। ऑब्जेक्ट्स बनाए? अच्छा 4 ऑब्जेक्ट्स, ठीक। उसके बाद ये कुछ मेथड्स कॉल किए हैं, और फिर आपका ये प्रिंट स्टेटमेंट है, ठीक। तो यहां पर जो चीज अभी आपको देखनी है आउटपुट में, वो केवल और केवल ये देखनी है कि आपका वो स्टैटिक ब्लॉक का मैसेज कितनी बार आता है, कंस्ट्रक्टर मैसेज कितनी बार आता है, और आपका नॉन स्टैटिक ब्लॉक का जो मैसेज है वो कितनी बार आता है। क्लियर? क्या क्या देखना हमें? स्टैटिक ब्लॉक का मैसेज कितनी बार और कब आता है, कंस्ट्रक्टर मैसेज कब और कितनी बार आता है, और आपका जो नॉन स्टैटिक ब्लॉक का मैसेज है वो कितनी बार आता है और कब आता है। कोई सीक्वेंस बता सकते हैं क्या आउटपुट आना चाहिए? कोई सीक्वेंस गेस कर सकते हैं आउटपुट का? स्टैटिक ब्लॉक मैसेज, नॉन स्टैटिक ब्लॉक मैसेज और कंस्ट्रक्टर मैसेज का सीक्वेंस क्या होगा? हेलो, हाँ जी, सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक का होगा, ओके उसके बाद पहले ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर का मैसेज, ओके, उसके बाद फिर दूसरे ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर का मैसेज, फिर तीसरे, फिर वैसे चौथे लास्ट में। नॉन स्टैटिक ब्लॉक? नॉन स्टैटिक ब्लॉक तो कॉल ही नहीं हो रहा है कहीं पे। कॉल ही नहीं हो रहा, ओके। तो स्टैटिक ब्लॉक भी तो कहीं कॉल नहीं हो रहा। फिर मतलब बिना ऑब्जेक्ट बनाए ही कॉल होता है कंस्ट्रक्टर के पहले ही। चलिए देखिए यहाँ पर आउटपुट, इससे समझ आएगा। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या कॉल हुआ, इसको Static मार्क block। कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा जो आउटपुट आया है, ठीक है। सबसे पहले क्या कॉल हुआ? स्टैटिक ब्लॉक कॉल, इसका मतलब स्टैटिक ब्लॉक सेक्शन कॉल हुआ। कितनी बार कॉल हुआ?
रिस्पॉन्ड करते रहिए। स्टैटिक ब्लॉक 2 कॉल बार। मैसेज कितनी बार आया? 1 टाइम। वन टाइम कब आया? सबसे पहले। इसका मतलब क्या है? जैसे ही क्लास मेमोरी में लोड हुई, ठीक, उसके बाद एक वर्क यहां पर हुआ होगा, वो वर्क होता आपके स्टैटिक वेरिएबल्स को मेमोरी मिली होगी, और उसके जस्ट बाद आपका स्टैटिक ब्लॉक कॉल हो जाता है। समझ आया? तो क्लास मेमोरी में लोड हुई, स्टैटिक चीजें इनिशियलाइज्ड हुई, और उसके इनिशियलाइजेशन के जस्ट बाद आपका स्टैटिक ब्लॉक कॉल हो गया। ठीक, क्या आपने इसे कहीं से कॉल किया? क्या आपने इसको कहीं से कॉल किया? नहीं सर। इसका मतलब इसे इम्प्लिसिटली कौन कॉल कर रहा है? आपका जेवीएम। उसकी कोई सर्विस है जो आपके उस क्लास के लिए आपके उस स्टैटिक ब्लॉक को क्या कर रहा है? इन्वोक कर रहा है, कॉल कर रहा है। सर अगर हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करें तो स्टैटिक ब्लॉक कॉल्ड होगा? बिल्कुल। हमने देखिए पॉइंट को नोट करना है, मार्क करना है। हमने क्या कहा? जैसे ही आपकी क्लास यूज हुई कहीं पर, मीन्स वो लोड हुई, तो अब उसे यूज करने के हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? 2 हैं। अब सपोज हम यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो वर्क है मेन का, इसको कमेंट कर देते हैं बेगनिंग से। इसको ध्यान से देखिएगा, कहां तक का पार्ट हम कमेंट कर रहे हैं? यहाँ तक। क्रिएशन। यस सर। ठीक, तो अब कहीं पर भी ऑब्जेक्ट हमने बनाया है नहीं, ये स्टेटमेंट भी हटाना पड़ेगा। ठीक है? यस सर। तो अब अगर आप देखें तो आपने इस क्लास को कहीं पर इंस्टेंशिएट नहीं किया है, बट आप इस क्लास को यूज तो कर रहे हैं। यस सर। क्लास को यूज कर रहे हैं ना, सेट काउंट Yes. को कॉल करने के लिए, डिस्प्ले काउंट को कॉल करने के लिए, और काउंट वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए कर रहे हैं। यस सर। तो क्लास यूज हो रही है, तो फर्स्ट टाइम जैसे ये क्लास यूज हुई, यहीं पर आपकी ये क्लास क्या होगी? लोड होगी। लोड होगी ना? यस सर। तो जैसे क्लास लोड होगी, आपका स्टैटिक इनिशियलाइजेशन हुआ, स्टैटिक इनिशियलाइजेशन के साथ साथ आपका स्टैटिक ब्लॉक भी क्या होगा? कॉल हो जाएगा। सर 71 कमेंटेड नहीं है क्या? 71 लाइन 71 पूरा लाइन नंबर कमेंट नहीं हो पाया। अच्छा यहाँ पर, हाँ ठीक है। ठीक है, तो देखिए इस केस में ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हम लोग, बट फिर भी यहां पर जो आउटपुट आएगा आपको वो कुछ ऐसा आएगा। अब आप देखिए आउटपुट क्या आ रहा है? स्टैटिक ब्लॉक कॉल हुआ ना? यस सर। समझ आया? यस सर। तो जरूरी नहीं है कि आपका ऑब्जेक्ट बनेगा तो ही स्टैटिक ब्लॉक कॉल होगा। तो सर अगर मेन क्लास को यूज नहीं करते, सिर्फ एक मैसेज प्रिंट करते तो उस समय कॉल नहीं होता? क्लास ही यूज नहीं करेंगे तो फिर अब आपके रन टाइम को तो ये नहीं पता है ना कि उसको भाई स्टैटिक डेमो जैसी कोई क्लास है उसके स्टैटिक को कॉल करना है। अब इस मेन के अंदर आपने कुछ किया ही नहीं है तो ये क्या यस सर, करेगा? क्लास लोड नहीं किया तो सर या बिल्कुल। अरे भाई कोई चीज पड़ी है कहीं पर और आप उसको यूज ना करें तो क्या वो ऐसे ही आपके यूज में आ जाएगा? नहीं आएगा ना। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बात समझ रहे हैं? अब आपके पास ये स्टैटिक डेमो सपोज एक लाइब्रेरी है और आप उसकी फंक्शनैलिटी को यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कैसे उसका स्टैटिक कॉल हो सकता है? कहीं ना कहीं तो वो यूज होना चाहिए ना। समझ है अनीस? समझ में आ गया सर। समझ है ये चीज सभी को? सर मीन्स उसका कोई भी मेथड कॉल होना चाहिए। कुछ भी आप उस क्लास को यूज करें किसी तरीके से, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए यूज करें या उसके किसी स्टैटिक मेंबर को कॉल करें, ठीक है? ओके। अब मान लीजिए आपने यहाँ कुछ भी नहीं किया, तो भाई ये मेन को कैसे पता चलेगा कि उसे स्टैटिक डेमो का स्टैटिक कॉल करना है? आपके रन टाइम के लिए ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन तो यहाँ पर होना चाहिए ना, इसको स्टैटिक डेमो कॉल करना है। तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, क्योंकि मेन के अंदर आपने क्या नहीं किया? आपने इस क्लास को यूज ही नहीं किया। जब क्लास आपने यूज नहीं किया तो ये क्लास लोड नहीं होगी। क्लास लोड नहीं होगी तो उसका स्टैटिक ब्लॉक कॉल नहीं होगा। समझ आया? यस सर। कंफ्यूजन तो नहीं किसी को यहाँ पर? आप सपोज केवल इतना वर्क करते हैं, जैसे यहाँ पर हम ये टास्क केवल करें, ये वर्क ना करें, ये करें, तो दोनों से हमें क्या वैल्यू मिलनी चाहिए बताइए?
इस केस में क्या मिलना चाहिए? सेट काउंट नहीं कॉल किया, केवल हम ये वर्क कर रहे हैं, तो इस केस में क्या आना चाहिए? अब तो आपके रिस्पॉन्स थोड़े फास्ट आने चाहिए। तो यहां पर आपको 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी उसके लिए डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन हुआ होगा, काउंट को मेमोरी मिली, वैल्यू 0 से सेट हुई, और वही वैल्यू डिस्प्ले काउंट या काउंट वेरिएबल से आपको मिल रहा। क्लियर? स्टैटिक कॉल हुआ कि नहीं? कॉल हुआ, बट नॉन स्टैटिक कॉल नहीं हुआ। इस केस में रीजन क्या है? ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं क्योंकि हुआ। ऑब्जेक्ट क्रिएशन नहीं हुआ। नॉन स्टैटिक चीजें तभी एग्जीक्यूट होंगी जब ऑब्जेक्ट क्रिएशन का वर्क होगा। समझ आया ये पॉइंट सभी को या नहीं? काफी Yes, sir. इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब आते हैं आपके प्रीवियस केस पर। तो ये कमेंट फिर से हटाते हैं, इनिशियल स्टेट में आते हैं हम लोग। तो ये वर्क था आपका पूरा, मींस 4 ऑब्जेक्ट्स अगेन यहां पर हैं और आप ये वर्क कर रहे हैं, मींस प्रीवियस केस जो था। तो इस केस के अकॉर्डिंग अब अगर आप यहां पर आउटपुट देखें, तो ये आपका आउटपुट है। ठीक है, तो इस आउटपुट से अब आप देख सकते हैं कि स्टैटिक ब्लॉक जो आपका है वो किसी भी क्लास के लिए जो जावा में आपने क्रिएट किया है केवल 1 टाइम कॉल होगा। और कब कॉल होगा? जब फर्स्ट टाइम वो क्लास कहीं पर यूज होगी, बस इतना याद रखना। उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा उस क्लास के लिए। सर, हाँ सर ऑब्जेक्ट क्रिएशन के पहले ही नॉन स्टैटिक ब्लॉक कॉल होता है। हाँ, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट क्या था? नॉन स्टैटिक ब्लॉक। तो नॉन स्टैटिक ब्लॉक आप देख सकते हैं कब कॉल सर, हो रहा है? जस्ट question है। बिफोर द कंस्ट्रक्टर कॉलिंग। मींस जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप बनाएंगे, हर ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए उससे पहले क्या कॉल हो सकता है? उसका नॉन स्टैटिक ब्लॉक। मतलब कंस्ट्रक्टर से पहले सर? कंस्ट्रक्टर से Non-static. जस्ट पहले, कंस्ट्रक्टर से हाँ। जस्ट पहले, ओके। मींस आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ नॉन स्टैटिक ब्लॉक क्या कॉल होगा? आपका कंस्ट्रक्टर लॉजिक। तो आप देख सकते हैं यहां पर जो नॉन स्टैटिक ब्लॉक है वो कितनी बार कॉल होगा, ये किस पर डिपेंड करेगा? आपने उस क्लास के कितने ऑब्जेक्ट फॉर्म किए हैं। मींस जितने ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट करेंगे उतनी टाइम्स आपका नॉन स्टैटिक ब्लॉक कॉल होगा। बट क्या उसे आपने कहीं से कॉल किया? नहीं। तो ये भी आपका क्या एक इम्प्लिसिट नेचर है, मींस ऑटोमेटिकली वो इम्प्लिसिटली कॉल हो रहा है। समझ आ गया एग्जीक्यूशन कब किसका होगा? सर एक क्वेश्चन है सर, हम्म, जैसे सर हम लोग जो भी स्टैटिक यूज करते हैं उसका मेमोरी एलोकेशन कंपाइल टाइम में हो जाता है, राइट सर? इंस्ट्रक्शन उसके लिए जनरेट हो जाता है, बस मेमोरी एलोकेशन तो एग्जीक्यूशन Okay. टाइम पर ही होगा। ठीक है, मेमोरी तो आपको स्टैटिक, आप कहते हैं स्टैटिक नेचर है, बट एक्चुअल मेमोरी कब मिलेगी? जब एग्जीक्यूशन में आएगा प्रोग्राम। ओके। तो सर अगर हम कोई स्टैटिक ब्लॉक के अंदर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ किसी क्लास का, तो क्या उसे सर डायनेमिक नेचर का कहेंगे ऑब्जेक्ट क्रिएशन? बिल्कुल कर सकते हैं, आपको जो भी आपको नॉर्मल, जैसे नहीं सर, देखिए उस यहाँ ऑब्जेक्ट पर दो क्रिएशन को क्या चीजें, डायनेमिक नेचर का कहेंगे सर? बिल्कुल डायनेमिक ये नेचर है। Okay, डायनेमिक नेचर okay. अभी उस पॉइंट पर आ रहा है। अभी हमने Okay, इसका sir. पर्पज नहीं बताया, आप इसे यूज क्यों करेंगे? स्टैटिक ब्लॉक या नॉन स्टैटिक ब्लॉक को हम यूज क्यों करेंगे, ये हमने नहीं डिस्कस किया। अभी हमने केवल क्या बताया कि वो कॉल कब हो रहा है, बस इतना ही बताया ना। यस सर, जैसे कि सर एक क्लास है जिसमें सर मेरा मेन फंक्शन है, एक अलग क्लास है जिसमें मैंने स्टैटिक ब्लॉक है डिक्लेयर किया है और फर्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट उसमें किया है, थर्ड क्लास में सर मेन प्रोग्राम लिखकर सर उस स्टैटिक ब्लॉक को कॉल किया है डायरेक्ट क्लास से, तो जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा सर वो डायनेमिक नेचर ही होगा ना सर? ये क्वेश्चन बिल्कुल डायनेमिक नेचर होगा, बिल्कुल। ऑब्जेक्ट का नेचर तो डायनेमिक ही होगा ना, ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन ही क्या कहा जाता है? डायनेमिक नेचर। स्टैटिक अगर आप उसको बना देते हैं, जैसे मान लीजिए अभी उस पॉइंट पर हम आ रहे हैं, तो स्टैटिक ब्लॉक जो हम क्रिएट करते हैं इनका यूज सिंपली क्या है? आपके जो स्टैटिक मेंबर्स हैं क्लास के, उनको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करना, कोई डायनेमिक वैल्यू जो आपकी एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको
असाइन करना, एलोकेट करना आफ्टर सम कैलकुलेशन, मे बी कुछ लॉजिक हमें उसके लिए रिक्वायर्ड हो, तो वो पर्टिकुलर वर्क हम ऐसे ब्लॉक से कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? यहाँ डायनेमिक करने का मतलब रन टाइम है सर। डायनेमिक का मतलब जब प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन है। डायनेमिक का मतलब क्या है? सिंपली ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्रोग्राम। मतलब रन टाइम, यही ना? हाँ बिल्कुल। ओके। सर हाँ। अगर किसी स्टैटिक ब्लॉक के अंदर किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो सर उसका जितना भी वेरिएबल होगा, जो मेमोरी असाइन होगा, वो भी स्टैटिक की तरफ बिहेव करेगा? नहीं, वो क्यों करेगा भाई? आप मेन तो- के अंदर ये बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन, मेन के अंदर इतने सारे क्लास के ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या वो सब स्टैटिक हो जाते हैं? नहीं इसका सर। सबसे बड़ा एग्जांपल तो मेन ही है आपका। मेन यूज करते हैं। यस सर, यस मेन कैसा है? सर, स्टैटिक है अरे सर। भाई सॉरी सर। कहाँ पहुंच गए? ये मेन कैसा है? मेन कैसा है? रिस्पॉन्ड कीजिए। स्टैटिक सर। स्टैटिक है सर। स्टैटिक ब्लॉक है ना मेन। यस ये Yes, सर। क्या sir. कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो क्या ये स्टैटिक हो गया? नहीं सर। नहीं। तो आपका आंसर तो यही है। तो सर जैसे हम लोग इंस्टेंस को क्लोज करते हैं ना सर, जब यूज करते हैं मेन प्रोग्राम में ही, तो क्या सर उसको क्लोज कर पाएंगे अगर स्टैटिक के अंदर? किसके अंदर? अगर सर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं सर स्टैटिक ब्लॉक के अंदर, तो क्या हाँ, उसके इंस्टेंस को फिर से क्लोज कर पाएंगे? क्लोज करने का मतलब नहीं हम समझ रहे हैं, क्या कह रहे हैं? डीरेफरेंस करना सर। डीरेफरेंसिंग का वर्क कौन करेगा? वो तो आपका गार्बेज कलेक्टर कर रहा है ना, आप थोड़ी कर रहे हैं। उसके पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? गार्बेज ऑब्जेक्ट बना तो उसको डीरेफरेंसिंग का वर्क कौन करेगा? आपका गार्बेज के। गार्बेज कलेक्टर करेगा। तो वो सर्विस तो बैकग्राउंड में रन ही हो रही है आपके ऑब्जेक्ट के लिए, ओके सर। तो आपको तो कुछ करना ही नहीं। ठीक है, गार्बेज Okay, sir. कलेक्टर सर्विस इज वर्किंग फॉर दैट वर्क। तो उसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई वो तो करेगा ही अपना वर्क। ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी कि यहां से एक ऑब्जेक्ट हमारा सपोज फॉर्म हो जाए, वो आपने फॉर्म किया। अब जैसे इसका एक रियल टाइम एग्जांपल क्या होगा? इसका रियल टाइम एग्जांपल ये होगा, सपोज आप एक प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं और उस प्रोजेक्ट वर्क के लिए हमें एक डेटाबेस कनेक्शन एस्टेब्लिश करना। क्या करना है? डेटाबेस कनेक्शन एस्टेब्लिश करना अपने डेटाबेस सर्वर से। आपका वो कनेक्शन जो आप एस्टेब्लिश करेंगे, अब अगर आप देखें तो क्या एक एप्लीकेशन के लिए वो वैरी करेगा? नो सर। वैरी नहीं करेगा, मींस वो फिक्स होगा। कितने भी यूजर एप्लीकेशन को एक्सेस करें तो Yes, सेम डेटाबेस सर्वर से कनेक्शन आपका एस्टेब्लिश होगा और उसके अकॉर्डिंग आपके सेम डेटाबेस पर जो भी डेटाबेस ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म होंगे। यही होगा। यस सर। उस एप्लीकेशन के लिए अब आपकी दो रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। पहले रिक्वायरमेंट ये हो सकती है कि जितने भी यूजर रिक्वेस्ट आए हर बार एक न्यू कनेक्शन ऑब्जेक्ट बने और उसके अकॉर्डिंग फिर आपका डेटाबेस कनेक्शन एस्टेब्लिश हो और उसके अकॉर्डिंग हम चीजों को यूज करें। ये आपकी एक रिक्वायरमेंट हो सकती है। और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है कि हम एक सिंगल कनेक्शन ऑब्जेक्ट यूज करें, ठीक, और उसी के अकॉर्डिंग मल्टीपल यूजर्स उसको शेयर्ड फॉर्म में एक्सेस करें। अब यहां पर आप ये बताइए कि अगर आपका जो ये करंट रिक्वायरमेंट है ये मल्टी यूजर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग है, तो यहां पर हम उसको स्टैटिक नेचर के अकॉर्डिंग लेकर चलें या नॉन स्टैटिक? स्टैटिक सर। क्यों? क्योंकि सर वो 100 यूजर्स के बीच में शेयर्ड हो रहा है सर वो कनेक्शन। सिंपली तो यहां पर एक ही कनेक्शन ऑब्जेक्ट जो आप यूज करना चाहते हैं, रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई डेटाबेस सेम है, सर्वर नेम सेम है, क्रेडेंशियल सेम है, सेम क्रेडेंशियल सेम डेटाबेस सर्वर पर आपको कनेक्शन एस्टैब्लिश करके वर्क करना, राइट? तो अगर हम हर यूजर के लिए एक न्यू कनेक्शन वहां फॉर्म करेंगे तो आपके डेटाबेस सर्वर के लिए एक ओवरहेड क्या हो जाएगा? एक ओवरहेड क्या हो जाएगा? सपोज मिलियंस ऑफ यूजर्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपकी एप्लीकेशन के लिए, तो कितने कनेक्शन ऑब्जेक्ट वहां क्रिएट हो जाएंगे? बहुत सारे सर। बहुत सारे। और आपके डेटाबेस सर्वर लिमिटेड कनेक्शंस ही अलाउ करते हैं। अगर आप उस लिमिट को एक्सीड करेंगे तो तुरंत वहां पर आपका डेटाबेस सर्वर एरर आ जाएगा। तो हमें वो भी देखना पड़ेगा कि नहीं। हर यूजर रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आपने ऑब्जेक्ट्स फॉर्म कर दिए कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए, तो वो भी हमारे लिए क्या होगा? एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो वहां पर हम क्या करेंगे? एक ही कनेक्शन ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? मैनेज करेंगे
ठीक है, एक ही कनेक्शन ऑब्जेक्ट को हम क्या कर लें, मैनेज कर लें। तो उसको मैनेज करने के लिए हम क्या चाहेंगे कि बार बार उसके लिए इनिशियलाइजेशन हो, या फिर केवल वन टाइम वो हो जाए और उसी को हम यूज करते रहें। वन टाइम हो। क्योंकि उसमें कुछ चेंज तो हम करने जा नहीं रहे। यस सर। तो रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, वन टाइम वो चीजें Static इनिशियलाइज quantum. हो जाएं और उसी को Yes. फिर आप यूज करते रहें। तो आप अब इस एग्जीक्यूशन से बताइए कि वो इनिशियलाइजेशन वर्क हम कहाँ करें, किस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर? स्टैटिक के अंदर। स्टैटिक ब्लॉक के अंदर। कहां पर? Static सिंपल सा block. आंसर है, कहां पर करेंगे? विद इन द स्टैटिक ब्लॉक। तो इस स्टैटिक ब्लॉक का यूज सिंपली हम किस लिए करते हैं, इसका एक पॉइंट अगर आपको मार्क करना है तो इसे टेक्निकली हम यहां पर कहते हैं इनिशियलाइजर ब्लॉक। स्पेलिंग सही है? यस सर। तो इस ब्लॉक को आप टेक्निकली क्या कहते हैं? स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक। और इसका पर्पस क्या है? टू इनिशियलाइज the class static data fields with some dynamically calculated value, with some dynamically calculated value। ठीक है, पॉइंट समझ आ गया? स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक का एक्चुअल यूज क्या है आपके लिए? टू इनिशियलाइज द क्लास स्टैटिक डेटा फील्ड्स। और वो इनिशियलाइजेशन हमें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ केसेस में कैसे करनी होगी? विद सम डायनेमिकली कैलकुलेटेड वैल्यू। मीन्स आपको सर्टेन कैलकुलेशन या कुछ ऐसे वर्क आप कर रहे हैं जहां से कोई वैल्यू आपको मिल रही है, इसके अकॉर्डिंग ही आपको उसे क्या करना है, इनिशियलाइज करना। तो अभी फिलहाल समझने के लिए यहाँ पर एक वर्क हम कर सकते हैं, और वो वर्क क्या है? सपोज हम यहाँ पर काउंट सेट कर देते हैं 1000। काउंट को हमने क्या सेट कर दिया? 1000। ये पॉइंट समझ आया सभी को? हमारे पास एक डेटा फील्ड है यहाँ पर अभी स्टैटिक नेचर का, तो हमने इस ब्लॉक के अंदर काउंट वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियली क्या सेट कर दिया? 1000। तो 1000 की जगह यहाँ पर आपका कोई फर्दर लॉजिक भी तो हो सकता था ना, हो सकता था कि नहीं? या फिर डेटाबेस कनेक्शन की जैसे हमने बात की थी, तो कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए हमें क्या क्या पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है, उसके अकॉर्डिंग कौन सी क्लास यूज होगी, वो वर्क हम कर सकते थे। सपोज आप फाइल रिलेटेड कोई फाइल पाथ यहाँ सेट करना चाहते हैं और उसे आप थ्रू आउट प्रोग्राम यूज करना चाहते हैं, तो आप उस पाथ को इनिशियलाइज करने का स्टेटमेंट यहाँ राइट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ क्लास रिसोर्सेस जिसे आपको शेयर्ड फॉर्म में एमंग मल्टीपल यूजर्स एक्सेस देना है, और उसकी आप एक इनिशियल वैल्यू यहां से सेट करना चाहते हैं, तो वो पर्टिकुलर वर्क हम इस ब्लॉक के थ्रू कर सकते हैं। पर्पज इसका क्लियर हुआ सभी को या नहीं? यस सर। यस सर। इसका पर्पज क्लियर हुआ सभी को? यस सर। इसी के अंदर हम अगर दो को बना देंगे स्टैटिक तो बन सकता अरे है आप कितने भी बनाइए वो ट्रीट एक ही होगा, ठीक है? क्या? अच्छा, सबका एग्जीक्यूशन एक साथ हो जाएगा। आप ऐसे मल्टीपल ब्लॉक बना दीजिए, उससे कोई जिस सीक्वेंस में आप उसको लिखे होंगे अकॉर्डिंगली वो कॉल हो जाएगा। तो सपोज हमने यहाँ पर स्टैटिक 2 ब्लॉक कर दिया इसको, या फिर स्टैटिक ब्लॉक 2 कर दिया, और यहाँ पर सपोज हमने वैल्यू क्या कर दी 2000, ऐसा आप कह रहे हैं? यस सर। तो ये एज ए होल एक स्टैटिक ब्लॉक ही है, बट आप उसे अलग अलग पार्ट्स में रखना है। जी, तो जी, जिस जी। सीक्वेंस में आपने रखा होगा उसी सीक्वेंस अकॉर्डिंगली में। वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके। ठीक है, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 1000 दिया, फिर सपोज 2000 दिया, ये ब्लॉक 1 हो गया हमारा। अब नीचे आते हैं और यहाँ पर हम सिंपली
अभी सेट काउंट वाला कमेंट है, तो इससे आपको पता चल जाएगा उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, चेंज समझ आ गया क्या किया था? यस सर। आईडी के लिए भी कुछ वर्क हम लोग नहीं कर रहे हैं। काउंट की वैल्यू आपको देखनी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काउंट वैल्यू आपका क्या आ रहा है, 2004। ठीक, तो 2004 क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर इनिशियलाइजर ब्लॉक 2 लास्ट में कॉल हुआ होगा, मीन्स पहले ब्लॉक 1 कॉल हुआ वहां पर, फिर ब्लॉक 2 कॉल हुआ, और ब्लॉक 2 ने वैल्यू क्या सेट की होगी, 2000। उसके बाद आपके 4 ऑब्जेक्ट्स वहां पर क्रिएट हुए हैं, तो हर ऑब्जेक्ट ने वो वैल्यू बाय 1 क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। समझ आया? यस। तो आपने यहां से अगर देखें तो एक एक्चुअल वर्क एक तरीके से किया, और वो वर्क आपने क्या किया, आप इस एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काउंट की इनिशियल वैल्यू क्या सेट कर रहे हैं, 2000। इसे कुछ ऐसे समझ सकते हैं, जैसे सपोज आप जब किसी जॉब के लिए आज की डेट में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, तो वहां पर देखते होंगे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है ना? यस सर। बट क्या वो रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मिलता है इनिशियली फर्स्ट पर्सन को, उतने लोग रजिस्टर्ड होते हैं? नो सर, वो तो एक आईडी है। नहीं होते हैं। तो उसकी एक इनिशियल वैल्यू कोई सेट की जाती है पहले बाय सम एल्गोरिदम या लॉजिक, जो भी Yes, इसके sir. लिए है, यस। और फिर उसी में वैल्यू आगे क्या की जाती है, y1 अपडेट कर दी जाती है। यही होता है ना? हाँ। जैसे आपका PRN ही अगर देखें तो पूरा पैटर्न सेम है सबका, लास्ट के केवल 3 डिजिट में डिफरेंस है, यस सर। बाकी पूरा पैटर्न क्या है, सेम है। सेम है। तो उसकी इनिशियल वैल्यू अगर देखें तो 1 से स्टार्ट हुई है, तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम उसकी इनिशियल वैल्यू 0 यहां सेट कर सकते हैं ना। कोई बताएंगे अपना PRN नंबर बताएंगे? कोई याद है किसी को? सर 029 से। हाँ बताइए, स्टार्टिंग से पूरा। ये पार्ट कमेंट कर दे रहे हैं। किसी को याद है अपना PRN? सर 2109 2109 80 80 72 72 00 00 32। 00। ठीक है, तो ये सपोज हमने एक इनिशियल वैल्यू दे दिया। ये हमने क्या दे दिया, इसको एक इनिशियल वैल्यू दे दिया। काउंट की इनिशियल वैल्यू हमने क्या दे दी, ये वैल्यू सपोज हमने असाइन कर दिया। इंटीजर रेंज आई थिंक एक्सीड कर रहा होगा, तो इसको लॉन्ग करना पड़ेगा। तो यहां पर इसका टाइप हम इंट से क्या कर देते हैं, लॉन्ग। ठीक है, और इसके बाद ये प्रोग्राम फिर से चेक करते हैं। अच्छा, एक और वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पर सफिक्स हमें क्या लगाना पड़ेगा, एल। यस सर, लार्जर। लॉन्ग के लिए एल लगाना sir. पड़ता है ना। लॉन्ग। तो अब यहाँ पर आप देखिए, अभी जो वैल्यू आपको मिलेगी वो वैल्यू क्या मिल रही है, 4। अब सपोज हम आपके इस काउंट की जो इनिशियल वैल्यू है, इसी को यूज करके यहां पर आईडी जनरेट करना चाहते हैं फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स। ठीक, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए क्या साइन होना चाहिए, 001, सेकंड के लिए 002 एंड सो ऑन। क्या करना पड़ेगा बता सकते हैं कोई? यहां तक समझ आया ये जो वर्क हम लोगों ने किया अभी सभी को? इनिशियल सेटअप आप इससे कर रहे हैं किसके लिए, अपने किसी स्टैटिक क्लास डेटा फील्ड के लिए। ये पॉइंट क्लियर है सभी को? यस सर। अब इस इनिशियल वैल्यू को यूज करके आप देखिए, इसका एक एक्चुअल यूज हम क्या करने जा रहे हैं, आईडी के लिए हम इस इनिशियल वैल्यू को यूज करना चाहते हैं। हम इस वैल्यू को यूज करना चाहते हैं किसके लिए,
आईडी के लिए, आईडी के लिए सर। ठीक। तो क्या चेंज हमें करना होगा इस पूरे क्लास लॉजिक के अंदर? काउंट प्लस प्लस कर देंगे नीचे में तो तो सर। पहला वर्क हम क्या करें? पहला वर्क हम इस नॉन स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक के अंदर इस काउंट को क्या करना है? y1 अपडेट कर दें। ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया? नॉन स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक के अंदर काउंट की वैल्यू को क्या कर दिया? y1 अपडेट कर दिया। तो जब भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, अभी आपने देखा ये नॉन स्टैटिक ब्लॉक कॉल हो रहा है, तो ये नॉन स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक, इसे भी आप क्या कहेंगे? नॉन स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक। इसको इसके अकॉर्डिंग मार्क कर लीजिएगा, नॉन स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक। इस नॉन स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक के अंदर अभी हम सिंपली क्या कर रहे हैं? हम एक वर्क कर रहे हैं, और वो वर्क सिंपली हमारा क्या है? काउंट की जो भी करंट वैल्यू है उसको हम y1 क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर दें। अपडेट कर दे रहे हैं। तो अगर इनिशियल वैल्यू ये 0 0 आ रही है, तो अपडेट होकर क्या हो जाएगा? यहाँ से 1 हो जाएगा। क्लियर? अब सपोज आप चाहते हैं कि यही अपडेटेड वैल्यू आपके कंस्ट्रक्टर के थ्रू आईडी को मिल जाए, तो क्या करना चाहिए हमें? यही अपडेटेड वैल्यू कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमें किसको मिल जानी चाहिए? आईडी को। आईडी को। तो कंस्ट्रक्टर में जाकर हम क्या करेंगे? अब ये वर्क यहां ना करके और इस वर्क को इस तरीके से ना करके, यहां पर हम एक चेंज करेंगे, और वो चेंज क्या करेंगे? दिस डॉट आईडी इक्वल टू काउंट। कर सकते हैं? ये वर्क कर सकते हैं कि नहीं? आप देख सकते हैं यहां पर आपके स्टैटिक और नॉन स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक का एक छोटा सा एप्लीकेशन यूज आपको मिल जाएगा। तो चेंज समझ आया क्या किया हमने? अभी हमने स्टैटिक ब्लॉक के अंदर काउंट की एक इनिशियल वैल्यू अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट की। रिक्वायरमेंट हमारी ये थी कि हम आपके पीआरएन नंबर के अकॉर्डिंग एक पैटर्न जनरेट करना चाहते हैं, तो उसकी एक इनिशियल फिक्स वैल्यू हमने पास कर दी। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ये थी कि अब ये फिक्स वैल्यू जो यहां से आपने सेट किया है, वो जब भी आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो y1 अपडेट हो जाना चाहिए। तो यहां पर आपने उस काउंट को क्या किया? y1 अपडेट कर दिया, और यही अपडेटेड वैल्यू फिर आप कंस्ट्रक्टर लॉजिक से क्या कर रहे हैं? आईडी के लिए असाइन कर रहे हैं। क्लियर? ये पॉइंट समझ आ गया? अब इस चेंज के अकॉर्डिंग इसका कॉलिंग बिहेवियर देखते हैं। तो कॉलिंग के लिए हम यहां पर थोड़ा सा चेंज करेंगे, और वो चेंज है आपका कुछ ऐसा। सबसे पहले हम यहां पर इनिशियल वैल्यू चेक करेंगे। तो डिस्प्ले काउंट, उसके लिए आप यहां पर इन्वोक कर सकते हैं। इनिशियल वैल्यू आपको पता चल जाएगी क्या सेट हुई है, और उसके बाद फिर जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप फॉर्म कर रहे हैं, हर ऑब्जेक्ट के लिए आप चेक करेंगे कि आपको आईडी वैल्यू क्या मिल रही है। तो ये वर्क हम यहां पर करें। ऑब्जेक्ट 3 के लिए इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है फिलहाल, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है। और लास्ट में टेस्टिंग के लिए सपोज आप देखना चाहते हैं काउंट वैल्यू क्या है, उसको यहां पर हम लोग चेक कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक तरीके से। तो आई थिंक यहां पर क्या वर्क हम कर रहे हैं ये समझ आ रहा होगा सभी को। समझ आ रहा है या कंफ्यूजन है?
ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के साथ ही हम चेक कर रहे हैं कि करंट आईडी वैल्यू क्या मिली। कंफ्यूज हो गए? देखिए इस कोड को ध्यान से। इनिशियली हम क्या चेक कर रहे हैं, काउंट की वैल्यू क्या सेट हुई है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने, फिर हम चेक कर रहे हैं कि भाई आईडी क्या है हमारे पास करंटली, बस इतना कर रहे हैं। दिस डॉट आईडी फिर से बताएं। अरे देखिए ये जो वर्क हुआ ये समझ आया। स्टैटिक ब्लॉक के अंदर आपने अपने डेटा फील्ड को एक इनिशियल वैल्यू सेट कर दी, ये क्लियर है। उसके बाद आपने अभी देखा था कि जब भी ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है तो ऑब्जेक्ट का जो कंस्ट्रक्टर लॉजिक है उससे पहले क्या कॉल होता है, आपका नॉन स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक कॉल होता है। तो रिक्वायरमेंट हमारी क्या थी कि आपके इस काउंट की जो भी वैल्यू है उसकी अपडेटेड वैल्यू आपके आईडी को मिलनी चाहिए उस कंस्ट्रक्टर लॉजिक से। तो हमें अब ये अपडेशन वर्क कहां करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर से पहले करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए आपके पास यहां पर ऑप्शन क्या मिल गया आपको, ये ब्लॉक। इस ब्लॉक के अंदर आपने क्या किया, काउंट की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया बाय 1। तो अब इसके बाद जब आपका कंस्ट्रक्टर लॉजिक कॉल होगा, अब इसके बाद क्या एग्जीक्यूट होगा, कंस्ट्रक्टर लॉजिक। तो कंस्ट्रक्टर लॉजिक के अंदर हमने क्या किया, आईडी को काउंट की करंट वैल्यू असाइन कर दी। समझ आया? सर यहाँ पे दिस लगाना जरूरी है? अरे जरूरी नहीं है, हटा दीजिए दिस, कंपलसरी नहीं, बट एक्चुअल स्टेटमेंट तो ऐसे ही रहता है ना। हाँ होता आईडी है। इक्वल टू काउंट कर दीजिए। दिस डॉट आईडी करें ना करें वो इम्प्लिसिटली तो यही वर्क करेगा ना। यस सर, दोनों सेम रहता है तो लगाना कंपाइलर तो उसे दिस डॉट आईडी ही पास करेगा। ठीक है, समझ आया? यस सर। चलिए अब मेन के अंदर क्या किया हमने, तो मेन में कुछ भी हमने चेंज अलग से नहीं किया है। मेन के अंदर पहले हमने इनिशियल काउंट चेक किया, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट्स फॉर्म कर रहे हैं 3 4, और उन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू फिर हम आईडी वैल्यू क्या मिली है आपके डिस्प्ले आईडी से वो चेक कर रहे हैं, और लास्ट में हम काउंट की वैल्यू फिर उसी तरीके से देख रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये जो लास्ट वैल्यू आएगी वही आपको यहाँ से मिलनी चाहिए, बट यहाँ पर इन 3 ऑब्जेक्ट्स के लिए आपकी आईडी वैल्यू क्या मिली होगी, अलग अलग। ऐसा होना चाहिए कि नहीं? इसका आउटपुट देखते हैं। अच्छा, एक मिस्टेक यहां पर हो गया हम लोगों का, और वो मिस्टेक क्या है, इसको भी हमें इंटीजर की जगह क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग, क्योंकि काउंट अब किस टाइप का है, लॉन्ग टाइप का। ठीक है, तो ये टाइप मिसमैच था, इस वजह से एरर आया, उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं इनिशियल वैल्यू क्या सेट हुई जब आपका स्टैटिक ब्लॉक कॉल हुआ, 20,000 लास्ट वैल्यू केवल आप देखिए। उसके बाद आपका फर्स्ट नॉन स्टैटिक ब्लॉक कॉल हुआ होगा, मींस फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए नॉन स्टैटिक ब्लॉक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, तो वहां से आईडी क्या सेट हो गई, 20,001, और वही वर्क फर्दर ऑब्जेक्ट्स के लिए रिपीट हो गया, और लास्ट अपडेटेड वैल्यू अगर देखें तो काउंट की क्या है अभी, समझ आया कुछ यूज, समझ आया ये यूज सर ये काउंट Yes, sir. प्लस प्लस करने से क्या फायदा होगा सर? ये तो 4 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं उसी के अकॉर्डिंग आ गए। 4 ऑब्जेक्ट, बट उसी वर्क को हमने क्या किया, अलग अलग कर दिया ना। आप देखिए यहां पर इनिशियल वैल्यू सेट यहां से किया, यस सर। ये आपकी रिक्वायरमेंट थी कि 1 टाइम होना चाहिए, इनिशियल वैल्यू सेट हो गई। जब ऑब्जेक्ट बना तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन टाइम पर 2 वर्क यहां पर हो रहे हैं। अब एक तो आपका ये नॉन स्टैटिक ब्लॉक कॉल हो रहा है, और इसके जस्ट बाद आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। हमने नॉन स्टैटिक ब्लॉक के अंदर क्या कर दिया, काउंट की वैल्यू को अपडेट कर दिया। क्यों किया, क्योंकि हमारी एक ऐसी रिक्वायरमेंट थी
कि आपके कंस्ट्रक्टर लॉजिक के अंदर ये काउंट वैल्यू हम यूज करेंगे, बट कौन सी वैल्यू? उसकी करंट अपडेटेड वैल्यू। तो वो अपडेशन वर्क हम कहाँ कर रहे हैं? कंस्ट्रक्टर लॉजिक से जस्ट पहले। तो उससे पहले कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है? आपका ये नॉन स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक। आया समझ? यस सर। तो यहां से जो भी अपडेटेड वैल्यू आपको मिले, वो अपडेटेड वैल्यू आपने कहां पर यूज कर लिया? इस कंस्ट्रक्टर के अंदर। आया समझ? जी सर। और वही वैल्यू यहां पर आपको एज आउटपुट मिल रही है। तो आप देख सकते हैं इनिशियल वैल्यू काउंट की क्या सेट हुई। अब इस काउंट को आप पीआरएन कह सकते हैं कि नहीं? यस ये पीआरएन का इनिशियल वैल्यू सेट कर दिया आपने। यहाँ पर फर्स्ट ऑब्जेक्ट बना तो उसके लिए पीआरएन आपने 1 सेट कर दिया, सेकंड बना तो 2 सेट कर दिया, फिर 3 एंड सो ऑन। तो एक ऑटो जनरेटेड ऑप्शन आपने जनरेट कर दिया ना। आईडी को ऑटो जनरेटेड बना दिया हमने या नहीं? यस सर। जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे बाय डिफॉल्ट वैल्यू y1 अपडेट होकर उसके अकॉर्डिंग असाइन हो जाएगी उस ऑब्जेक्ट के लिए। तो ऐसे ही कुछ रियल टाइम यूसेस आप कर सकते हैं अपने इन डिफरेंट ब्लॉक्स का। लास्ट में तक क्लास नेम से कॉल किए थे ना सर काउंट को, तभी तो हाँ, वो ये तो किया। टेस्टिंग वर्क था कि फाइनल अपडेटेड वैल्यू क्या है। तो उसको टेस्ट करने के लिए हमने क्या किया था? काउंट को चेक किया था। तो दोनों में से कोई एक ही आप यूज कर लीजिए, ठीक है। लास्ट अपडेटेड वैल्यू क्या है वो हमने चेक कर लिया यहाँ पर। क्लियर है ये सभी को? यस सर। हेलो हाँ जी। यस सर, हमारे पेरेंट का लॉजिक क्या है? पीआरएन का लॉजिक 21 तो 21 हो गया 2021 के लिए, हाँ, उसमें 09 सितंबर के लिए। हाँ, ये सितंबर मंथ हो गया, ठीक है। हाँ, ये सेंटर कोड हो गया ओके और ये आपका एक्चुअल वैल्यू। ओके। 807 इज द सेंटर कोड। हाँ, ये सेंटर कोड, जैसे ये डीआईटी के लिए पटना का सेंटर कोड है 807 ओके और माइनॉरिटी के लिए यहाँ पर 804 होगा, बस ये डिफरेंस होगा, ओके, थैंक यू। ठीक है। रेगुलर के लिए क्या है सर? 804 ही है। अच्छा, माइनॉरिटी और रेगुलर एक है। 09 क्या बताएं सर? 09 मंथ है, सितंबर 21, 2021 सर। ठीक। ये हो गया आपका सेंटर कोड 807 और ये आपका फिर एक्चुअल वैल्यू। तो लॉजिक है ना इसके पीछे। अब क्या इसको मैनुअली किसी ने किया होगा? इसको भी तो ऑटोमेट किया होगा ना सॉफ्टवेयर में। यस सर। कि वो क्या करे, ईयर उठा ले, मंथ उठा ले, जिस मंथ में बैच स्टार्ट हो रहा है, सेंटर कोड ले ले और फिर एक इनिशियल वैल्यू जो उन्होंने डिसाइड किया, ठीक है, Yes. उसके अकॉर्डिंग ही जनरेट हो रहा है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर ये फिक्स कर दिया हमने, बट यही हो सकता है कोई लॉजिक होती है इसके पीछे। उस लॉजिक के अकॉर्डिंग एक मेथड आपका कॉल हुआ होगा और उस मेथड से आपको ये वैल्यू इनिशियल मिल रही होगी। तो डायनेमिक कैलकुलेटेड वैल्यू हो गई ना, वो हो गई कि नहीं? यस सर। तो स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन समझ आया सभी को या नहीं? बताइए। अब यहां पर आप देखिए पीपीटी में जो पॉइंट्स हैं उनको देख सकते हैं हम लोग, बट ऑलमोस्ट ऑल पॉइंट जो यहां पर आपको दिखेंगे वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं स्टैटिक मेथड कैन एक्सेस अदर स्टैटिक मेंबर्स, डेटा और मेथड्स इन द सेम क्लास डायरेक्टली। ये वर्क हम कर सकते हैं, बट वहीं पर नॉन स्टैटिक मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट किसकी होगी? ऑब्जेक्ट रेफरेंस की। जैसे मेन के अंदर हम लोग किसी क्लास के जब मेंबर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो सबसे पहला वर्क हम क्या करते हैं? अगर वो नॉन स्टैटिक नेचर के हैं तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनाते हैं ना आप। तो वही पॉइंट यहां पर है। तो क्लास के अंदर वही रूल अप्लाई होगा। स्टैटिक के अंदर आप चीजें डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट रेफरेंस की नीड वहां पर नहीं होती है, बट वहीं पर नॉन स्टैटिक चीजें जब आप एक्सेस करना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट रेफरेंस चाहिए। स्टैटिक मेथड्स को अगर हम देखें तो ऑलरेडी हमने आपको बताया वहां पर आप क्या यूज नहीं कर सकते? दिस या फिर सुपर, दोनों को आप
एक्सेस नहीं कर सकते। स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक का पर्पज अभी डिस्कस किया हम लोगों ने, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्पज वही मेंशन है जो हमने बताया आपको। इनिशियलाइज स्टैटिक फील्ड्स विद सम डायनेमिक वैल्यूज, और इस ब्लॉक के अंदर हम ऐसा कोड लिखते हैं जिसका एग्जीक्यूशन हमें एप्लीकेशन स्पेसिफिक बिहेवियर के अकॉर्डिंग केवल और केवल वन टाइम एग्जीक्यूट करना होता है। कितनी बार एग्जीक्यूट करना होता है? वन टाइम। यानी कि जब कोड रन करने के लिए स्टार्ट जब होता है सर, तो सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक रन होता है, उसके बाद नॉन स्टैटिक में जाता है, उसके बाद फिर कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। नॉन स्टैटिक पर ऑब्जेक्ट, नॉन स्टैटिक पर ऑब्जेक्ट, ठीक है। बट स्टैटिक ब्लॉक आपका केवल वन टाइम कॉल होता है। और कब कॉल होता है, ये पॉइंट भी डिस्कस किया था अभी हम लोगों ने। यहाँ देखिए नीचे क्या लिखा, स्टैटिक ब्लॉक automatically execute right after allocation of the static data members when the class is loaded। तो क्लास जैसे लोड हुई, स्टैटिक डेटा मेंबर्स को मेमोरी मिली, उसके जस्ट बाद क्या एग्जीक्यूट हो जाएगा? आपका स्टैटिक ब्लॉक, ठीक है। इसीलिए जब ये स्टैटिक मेथड जो मतलब मेन मेथड जो बनाते हैं, मेथड अलग चीज है। मेथड तो जितनी बार कॉल करेंगे उतनी बार कॉल होगा। मेथड तो हम एक्सप्लिसिटली कॉल करते हैं ना। फिर भी सर जैसे कि कंस्ट्रक्टर किसी को मतलब कॉल करने के लिए मेन मेथड में हम लोग उसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनाते हैं, तभी मेन तो टेस्टिंग एप्लीकेशन होगा, जरूरी थोड़ी है मेन के बाहर भी तो आप चीजें कॉल करते हैं ना। जैसे अभी हमने सिस्टम आउट प्रिंट एलन सेट डिस्प्ले डेटा के डिस्प्ले मेथड में कॉल किया है ना। यस सर। ओके, तो वहां कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, कॉलिंग तो कहीं भी हो सकती है, जरूरी थोड़ी मेन तो आपका टेस्टिंग पार्ट हो गया, या फिर वो पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड जो आप एग्जीक्यूशन स्टार्ट के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जहां जैसे कंट्रोल जाएगा उसके अकॉर्डिंग चीजें कॉल होंगी। तो ऑलरेडी ये सारे पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं। नॉन स्टैटिक डेटा फील्ड्स भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो क्लास के अंदर अगर आप देखें तो नॉन स्टैटिक क्या क्या चीजें हो सकती हैं? डेटा फील्ड्स जो ऑलरेडी डिस्कस्ड है। इंस्टेंस मेथड्स आपके हो सकते हैं, नॉन स्टैटिक मेथड जिसे आप कहते हैं। इनर क्लासेस हो सकती हैं, और नॉन स्टैटिक नेस्टेड इंटरफेसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो इनर क्लास या इंटरफेस का बिहेवियर या आगे जब हम इनर या नेस्टेड टाइप डिस्कस करेंगे वहां पर आपको पता चलेगा। इस एग्जाम्पल में कोई दिक्कत किसी को होनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मॉडल नंबर हमारा क्या है? इंस्टेंस डेटा फील्ड है, और ये दोनों मेथड्स क्या हैं? ये दोनों मेथड्स क्या हैं? इंस्टेंस मेथड्स हैं, नॉन स्टैटिक मेथड्स हैं। क्लास में है आप लोग कि गए यहाँ से? यस सर, है सर। तो ऐसा तो कोई पॉइंट नहीं है है जो सर। डिस्कस नहीं किया हमने। यहाँ पर ये सारे पॉइंट डिस्कस हैं, इस वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। जी सर। नॉन स्टैटिक मेथड अगर आप बनाते हैं तो आप देख सकते हैं उसकी कैपेबिलिटी क्या होती है। दैट कैन एक्सेस स्टैटिक एज वेल एज नॉन स्टैटिक मेथड्स एंड मेंबर्स डायरेक्टली। उसके अंदर हम दोनों चीजें क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। बट वही चीज पॉसिबल नहीं थी किस केस में? स्टैटिक मेथड के केस में, क्योंकि वहां पर एक रिस्ट्रिक्शन क्या है, अगर आप ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक चीजें यूज करना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट रेफरेंस की नीड पड़ती है। बट नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर आप स्टैटिक एज वेल एज नॉन स्टैटिक दोनों चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक डिफरेंस और है यहाँ पर स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड अगर आप देखें, ठीक। नॉन स्टैटिक मेथड इज इम्प्लिसिटली प्रोवाइडेड टू रेफरेंसेस। इसे दो रेफरेंसेस मिलते हैं जो ऑलरेडी आप यूज करते आ रहे हैं, और वो रेफरेंसेस क्या होते हैं? एक आपके करंट ऑब्जेक्ट रेफरेंस के लिए दिस, और दूसरा सुपर ऑब्जेक्ट रेफरेंस के लिए सुपर। तो ये दोनों कीवर्ड फॉर्म आप यूज करते हैं। क्लियर? यस सर। इसमें कोई Yes. कंफ्यूजन किसी को? ऑलरेडी ये सारी चीजें डिस्कस्ड हैं। और उसके बाद लास्ट एक पॉइंट जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया वो था आपका नॉन स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक। तो पर्पज इसका क्लियर हुआ होगा आप सभी को। अगर आप कंस्ट्रक्टर लॉजिक से पहले सर्टेन कैलकुलेशंस करना चाहते हैं
फॉर द इनिशियलाइजेशन ऑफ योर नॉन स्टैटिक डेटा फील्ड्स, तो वो पर्टिकुलर वर्क आप कर सकते हैं अपने नॉन स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक के अंदर। बट नॉन इनिशियलाइजर ब्लॉक जनरली बहुत रेयर केस में हम प्रेफर करते हैं, जो वर्क आप उसके थ्रू कर रहे हैं, ऐसा टास्क आप अपने कंस्ट्रक्टर में भी आप कर सकते हैं कि नहीं? यस सर, किया जैसे भी अभी है। जो काउंट अपडेट का वर्क हमने किया कहाँ पर? नॉन स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक के अंदर। हम चाहते तो वो वर्क कहाँ कर सकते थे? id इक्वल टू काउंट प्लस प्लस भी कर सकते थे ना। यस सर। बट सपोज यहाँ आप ऐसा कोई वर्क जो कर रहे हैं वो थोड़ा सा लेंदी है, तो आप उसको सेपरेट कर सकते हैं अपने कंस्ट्रक्टर लॉजिक से, सो दैट आपका जो कंस्ट्रक्टर लॉजिक है वो थोड़ा सा नीट एंड क्लीन दिखे। बाकी जो वर्क आप वहां कर रहे हैं वो टास्क आप कहाँ कर सकते हैं? अपने कंस्ट्रक्टर में भी कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो नॉन स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक जो यहाँ पर आप क्रिएट करते हैं, इसका एग्जीक्यूशन आप देखें, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, फॉर ईच ऑब्जेक्ट होगा, और इसका एग्जीक्यूशन इम्प्लिसिट होता है, मीन्स हम एक्सप्लिसिटली उसे कॉल नहीं करते हैं। और कब कॉल होता है? ये कॉल कब हो रहा है? एक पॉइंट जो और यहां पर ध्यान रखना आपको, आफ्टर द एलोकेशन ऑफ नॉन स्टैटिक डेटा फील्ड्स एंड जस्ट बिफोर द इन्वोकेशन ऑफ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो पहला वर्क क्या हुआ? जैसे स्टैटिक के केस में जो स्टैटिक ब्लॉक था, पहला वर्क क्या हुआ? स्टैटिक फील्ड्स को मेमोरी मिली, फिर आपका स्टैटिक ब्लॉक कॉल हुआ। उसी तरीके से नॉन स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक के केस में क्या होगा? नॉन स्टैटिक डेटा फील्ड्स को मेमोरी मिलेगी, मेमोरी मिलने के बाद आपका जो इनिशियलाइजर ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, और उसके जस्ट बाद आपका कंस्ट्रक्टर लॉजिक एग्जीक्यूट होगा। इसका प्राइमरी गोल अगर यहां देखें तो क्या है? टू इनिशियलाइज द नॉन स्टैटिक डेटा फील्ड्स विद सम डायनेमिकली कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक है, तो क्लास के लिए नॉर्मली आपको ये सारे वर्क करने पड़ेंगे। तो क्या क्या चीजें अभी तक हम लोगों ने देखा एक क्लास के लिए? क्लास के अंदर आप नॉर्मल डेटा फील्ड्स मेथड से वर्क कर सकते हैं, फिर आपने कंस्ट्रक्टर्स का रोल वहां देखा, फिर आपने उन्हीं मेंबर्स के लिए स्टैटिक और नॉन स्टैटिक नेचर के अकॉर्डिंग इंप्लीमेंटेशन देखा, और उसमें दो स्पेशल कोड ब्लॉक्स आपने देखे, और वो क्या थे? स्टैटिक और नॉन स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक। तो इन सारी चीजों को मिलाकर आप एक क्लास को यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं। अब इस तरीके से बहुत सारी क्लासेस जब आप क्रिएट करते हैं, तो आपकी उन इम्प्लीमेंटेशंस में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी कि आपका जो कोड है वो बहुत सारे केसेस में डुप्लीकेट होता जाएगा। ये प्रॉब्लम आएगी कि नहीं? यस। तो उस डुप्लीकेसी को फिर रिमूव करने के लिए हमें फर्दर एक कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट होगी, और वो क्या है? इनहेरिटेंस। आपका वो क्या है? इनहेरिटेंस। अभी तो आपका पूरा का पूरा वर्क किस पर था? एक क्लास पर बेस्ड था। ऐसे अगर हम नंबर ऑफ क्लासेस बनाते हैं किसी एक सिमिलर बिहेवियर के अकॉर्डिंग, तो बहुत सारी फंक्शनैलिटी वहां पर क्या हो जाएंगी? कॉमन हो जाएंगे। तो अगर आप नॉर्मल क्लास इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो प्रॉब्लम क्या रहेगी? डुप्लीकेसी होगा, रिडंडेंसी होगा कोड का। तो उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए आपके पास ऑप्शन क्या है यहाँ पर? नेक्स्ट कंसेप्ट जो ओप्स आपको देता है, और वो है इनहेरिटेंस। ठीक है, तो अभी तक जो चीजें हमने डिस्कस की हैं क्लास और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, अगर आप लोगों की कुछ क्वेरीज हैं या कुछ डाउट्स हैं तो आप पुट कर सकते हैं। जो भी डिस्कशन अभी तक हुआ है उससे रिलेटेड क्वेरीज अगर हैं तो पुट कर सकते हैं अपनी क्वेरी। सर सुपर ऑब्जेक्ट का यूज कैसे करते हैं? इनहेरिटेंस आने दीजिए, उसका यूज कहाँ है? इनहेरिटेंस में है ना। अच्छा, सुपर का यूज इनहेरिटेंस में है, नॉर्मल क्लास में उसका कोई यूज नहीं। हाँ बताइए सर, कह रहे थे कि नॉन स्टैटिक जैसे ब्लॉक को जो हम लोग बिना बनाए कंस्ट्रक्टर में से उसको कर सकते हैं सर काम। इस तरह से स्टैटिक ब्लॉक को भी मतलब अलग से ना डिफाइन करके उसको नहीं नहीं, स्टैटिक का कोई अल्टरनेट नहीं है। स्टैटिक अलग ही रहेगा ना? स्टैटिक का तो बिल्कुल अलग स्कोप है ना।
यस सर। स्टैटिक हमारा वन टाइम इन्वोक हो रहा है फर्स्ट टाइम जब क्लास लोड हो रही है, ठीक। उसके Yes. बाद आप देख सकते हैं वो री एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो आपके एप्लीकेशन बिहेवियर के अकॉर्डिंग अगर कोई वर्क आपको केवल वन टाइम प्रोसेस करना है तो वो लॉजिक हम कहाँ करेंगे, राइट। Okay, sir. मेथड और कंस्ट्रक्टर डिफरेंस क्या क्या लिखा है भाई, सादिक बताइए बोलकर। Sir, what is the difference between a method and constructor, sir? चलिए कौन बताएगा भाई मेथड और कंस्ट्रक्टर में डिफरेंस। आई थिंक आप कई सारे पॉइंट्स बता सकते हैं कोई। हेलो, हाँ हेलो। हाँ मेथड कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता है जो क्लास का नाम होता है। मेथड का कुछ रिटर्न टाइप होता है जो कंस्ट्रक्टर का नहीं होता है। और कंस्ट्रक्टर भी दो तरह का होता है जो पैरामीटराइज, हेलो, हाँ बोलिए। और कंस्ट्रक्टर का भी टाइप होता है अपना जो डिफॉल्ट होता है। डिफरेंस बताना, डिफरेंस मेथड और कंस्ट्रक्टर में, कंस्ट्रक्टर टाइप नहीं बताना। मेन डिफरेंस तो यही है सर कि हाँ सर एक्चुअली कंस्ट्रक्टर है ना सर, वो मेथड का स्पेशल टाइप का है। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है मेथड में, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वैल्यू डालने के लिए हमको इटरेटर यूज करना पड़ता है। बट कंस्ट्रक्टर में क्या होता है कि हम डायरेक्ट टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन वैल्यू पुट अप कर सकते हैं। और यही जैसे और कुछ पूजा बता रही थी सर, नहीं और कुछ इससे अलग कोई डिफरेंस किसी को पता है। ऑब्जेक्ट के डाटा को इनिशियलाइज करने के लिए सब कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं सर। वो तो मेथड से भी कर सकते हैं ना। कंस्ट्रक्टर्स का यूज क्या है, एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन अगर आपको अपने डेटा सर यही बोलना चाह इनिशियलाइज करना है तो वो वर्क हम किससे करते हैं, कंस्ट्रक्टर से। यस सर। उसके बाद हमें वो वैल्यू चेंज करनी, मॉडिफाई करनी, रिट्रीव करनी, तो वो वर्क हम किससे कर सकते हैं, मेथड से सर। ठीक। कंस्ट्रक्टर्स का एग्जीक्यूशन फॉर अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट केवल वन टाइम होता है, बट उसी ऑब्जेक्ट के लिए आप अपने मेथड्स को n नंबर ऑफ टाइम्स कॉल कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। मीन्स हम उसे बार बार कॉल कर सकते हैं ना। बट कंस्ट्रक्टर एक ऑब्जेक्ट के लिए कितनी बार इन्वोक होता है, एक बार, केवल वन टाइम। बट कंस्ट्रक्टर्स सॉरी मेथड्स कई बार कर सकते हैं उसको। जितनी बार आपकी रिक्वायरमेंट उतने टाइम से आप उसे कॉल कर सकते हैं, इन्वोक कर सकते हैं, ठीक। कंस्ट्रक्टर्स इम्प्लिसिटली कॉल होते हैं एक्सप्लिसिटली, और मेथड्स एक्सप्लिसिटली आप कॉल करते हैं। बस यही डिफरेंस है, ठीक है। तो मेथड्स किसी भी नेम के हो सकते हैं, वैलिड आइडेंटिफायर नेम होना चाहिए। कंस्ट्रक्टर का नेम वही होना चाहिए जो क्लास का नेम है। मेथड्स के साथ रिटर्न टाइप देना कंपलसरी है, बट कंस्ट्रक्टर के लिए रिटर्न टाइप हम नहीं देते हैं, नहीं होता। बाकी जो पॉइंट्स अभी हमने बताए। और कुछ सर कल क्लास होगा सर? क्या कल क्लास होगा? कल क्लास है, कल तो फुल डे क्लास है आपकी डेटा स्ट्रक्चर। आपका सर? देखेंगे, अगर आप लोग चाहेंगे तो कर लेंगे शाम में, नहीं तो फिर रहने दीजिए सर कल का। कल डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट ही कीजिए, ठीक है। हाँ डेटा स्ट्रक्चर कल बहुत डिफिकल्ट एल्गो भी डिस्कस करेंगे सर, हीप सॉर्ट अगर करेंगे तो। जी काफी कॉम्प्लेक्स है, मर्ज में ही आज आप लोग थोड़ा सा घूम गए होंगे। हाँ सर वो तो दिक्कत हो रहा था, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। घूम जा रहे हैं सर उसमें। सर इस पीपीटी को थोड़ा सेंड कर दिएगा सर। कोड ही नहीं हो पाता है सर, बहुत दिक्कत हो रहा है। और ये तो समझ जाते हैं इतना आराम से कि सर के साथ साथ जवाब भी देते हैं। वो कोड से इम्पोर्टेंट है, प्रोसेस को समझिए। सॉर्टिंग एल्गोरिदम जितने हैं ना सर, प्रोसेस तो हम लगभग समझ गए हैं। कोड तो आप देखकर भी समझ जाएंगे, उसको लिख लेंगे, ठीक है। अगर प्रोसेस नहीं पता है तो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। सर कोड देखकर लिखना, जैसे आप देखो इंसर्शन, बबल और सिलेक्शन देखेंगे ना, तो ऑलमोस्ट सिमिलर लॉजिक है ना। हाँ सर होता है सिमिलर लॉजिक, बस केवल स्वैपिंग और एक्सचेंज का वहां पर एक डिफरेंस है, ठीक है। बट प्रोसेस तीनों का बिल्कुल अलग है अगर आप देखेंगे जी। अभी तक प्रॉब्लम सिर्फ हुआ क्विक शॉट में सर, आवाज है मर्ज शॉट। क्या चीज? एक्सक्यूज मी सर, दोनों कॉम्प्लेक्स भी हैं भाई। एक बार में अगर समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट 2-3 बार उसको आप देखेंगे, ट्राई करेंगे, फिर वो चीज उसका जो है ना कोड छोड़कर
जो भी कॉन्सेप्ट है क्विक का और आज जो बताएं मर्ज, दोनों का अच्छे से समझ में आ गया, लेकिन ठीक है, अब कोडिंग उसके कोड पर कोडिंग आप कैसे होगा सर, दिमाग खराब हो कोड जाता है। पर आपको देखना पड़ेगा, एक दो बार उसको देखना पड़ेगा, एक बार में नहीं आएगी वो चीज, ठीक है। उससे मत डरो कि हमें नहीं समझ आया, कंसेप्ट समझ आ गया ना यस कि सर, आपका कॉन्सेप्ट से समझ में आता क्विक है। सॉर्ट वर्क कैसे करता है, उसकी वर्किंग क्या है, जी जी ठीक है। जी तो वो इम्पोर्टेंट है समझना, ठीक सर, है। लेकिन आगे आएगा तो कोडिंग लिखने ना सर, क्या, लिखने तो कोडिंग ही ना आएगा कहाँ पर एग्जाम वगैरह में। एग्जाम में कहाँ कोडिंग आएगा, एल्गो नहीं, मतलब कोई पूछ सकता है। पूछ सकता है, तो पूछ सकता है, तो वहां प्रोसेस एल्गो पूछेगा आपसे कि आप, या फिर डिफरेंस पूछेगा कि ये सिचुएशन है, कौन सी सॉर्टिंग अप्लाई करेंगे, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी डिफरेंस पूछ सकता है, ठीक है। तो अच्छा अभी अच्छा बहुत सारी चीजें उसमें डिस्कस होंगी, फिर लास्ट में उसको आप समराइज कीजिएगा, जी सर। एग्जाम कब तक लीजिएगा सर इसका, किसका जावा का सर? अरे जावा एग्जाम खत्म होगा अभी तो लेंगे दोनों का, मान के चलिए डेटा स्ट्रक्चर और इसका साथ साथ ही रहेगा, एक दिन के डिफरेंस में। तो उतना जल्दी जल्दी मत करें सर, टाइम दे दीजिएगा सर दोनों के बीच में। अरे ये टाइम ही तो है इतने दिन से, इतनी छुट्टी थी, इसके बाद भी अब आप कहते हैं कि टाइम दे दीजिए, तो फिर कहाँ टाइम, टाइम तो कम ही होता जाएगा ना। एक वीक आप देखिए पूरा छुट्टी में निकल गया, छुट्टी बहुत दिक्कत में बिताए सर। ठीक है। तो सर वो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सर इतना नहीं छुट्टी कैसे बन गया सर। हाँ, तो 6 दिन छुट्टी में गया है आप लोगों का, देख लीजिए उसको काउंट करके, छुट्टी पता नहीं चलता। इवन आपका 2 मंथ होने वाला ये भी नहीं पता चला होगा आपको, सर मालूम चल रहा है सर। चल रहा है, हाँ 2 सर, मंथ हो गए पीजी डैक में। हाँ सर, 28 फरवरी को खत्म भी हो जाएगा सर, ये भी मालूम है सर, जल्दी अरे मालूम है, ठीक है, वो तो पता है। नहीं चल रहा है सर, पता नहीं चल रहा है। सर पता नहीं चल रहा है सर, दिन रात तो कंप्यूटर के सामने ही बैठा रहता है। हाँ, तो वही कह रहे हैं, 6 मंथ कंप्लीट हो जाएगा और पता ही नहीं चलेगा। और सर बोलते हैं कि रात में सोते नहीं हो, बहुत सोते हो। क्या, सर बोल रहे थे कि रात में कम सोया करो, तो हम बोले थे सर कम ही सोते हैं। हाँ तो कुछ बोले दिन के लिए थोड़ा सा टाइम कम कर दो अपना, और क्या सर कुछ तो। हाँ टाइम कम्प्लेक्सिटी सब के बारे में आप भी जानते हैं सर, इसका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है सर, कॉलेज लाइफ में तो कुछ सीख नहीं अभी पाए। वो डिस्कस होगा भाई, अभी वो टॉपिक है आपका, अभी उसको क्यों उसमें जा रहे हैं, अभी जो नोट करा रहे हैं बस मार्क करते जाइए, ये सब उसको कर रहे हैं। ठीक है। वो डिस्कस करेंगे सर, उसका जो नोटेशन है ना, यस सर। डिस्कस होगा। और कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा नहीं जाना आपको, जैसे आपका जो प्राइमरी फोकस यहाँ पर रहेगा वो ये रखिएगा, जितने सॉर्टिंग सर्चिंग एल्गोरिदम आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग है, ठीक, या फिर आपने जैसे लिंक लिस्ट वगैरह इम्प्लीमेंटेशन किया, ठीक, या स्टैक क्यू का इम्प्लीमेंटेशन किया, या आगे ट्री वगैरह करेंगे, तो उनके अकॉर्डिंग आपको बस पूरा एक चार्ट बनाकर रखना है कि कहाँ पर किसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। आपके एग्जाम में वही आता है, आपके एग्जाम में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है, कम्प्लेक्सिटी से एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी ये सब मिलाकर। हाँ सर डेटाबेस अलग सब्जेक्ट है क्या? डेटाबेस तो अलग सब्जेक्ट है, वो इसके बाद स्टार्ट होगा। अच्छा, वो भी इससे मिलता जुलता है? नहीं भाई, वो इसमें कैसे मिलेगा? डेटा कैसे? स्ट्रक्चर इज फॉर लॉजिक एंड स्टोरिंग फेचिंग डेटा, इसी को यूज करके आपका एक तरीके से अगर कहें डेटाबेस जो सॉफ्टवेयर है वो वर्क करते हैं, उसके पीछे पूरा वर्क ही किसका, डेटा स्ट्रक्चर का। तो इसमें सबसे आसान सब्जेक्ट कौन है? सबसे आसान सब्जेक्ट सब इक्वल है, कोई आसान नहीं कोई डिफिकल्ट नहीं। डिफिकल्ट तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा आसान था सर। क्या ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल और कमांड था, तो आप कह सकते हैं, ठीक है। बाकी चीजें तो टेक्निकल ही हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए वाइंड अप करें। हाँ सर कर। सबसे टफ तो जावा, अरे जावा कहाँ टफ है सर ये जब डेटाबेस खत्म होने के बाद कनेक्टिविटी इसी में पढ़ना रहेगा सर कि आगे? नहीं नहीं, डेटाबेस में कनेक्टिविटी नहीं, डेटाबेस में केवल ये बताया जाएगा क्वेरी कैसे लिखनी है। अच्छा, उसका यूज फिर आप जावा में करेंगे या फिर डॉटनेट में करेंगे, ठीक है। एडवांस जावा जब आप पढ़ेंगे वहां पर बताया जाएगा
एक्टिविटी और वेब टेक्नोलॉजी जो आपकी है उसमें तो PHP वाला पार्ट हटा दिया है इस बार, ठीक है। तो सर वहाँ बोर्ड लगता है कि है PHP PHP नहीं है, HTML CSS बूटस्ट्रैप और फिर आपका ये जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है सारे। सब्जेक्ट कम हुआ है ना सर कुछ? सब्जेक्ट कम, 2 टॉपिक आपका हटा है, C++ और PHP का थोड़ा सा पार्ट। अच्छा, मतलब ये पहले पढ़ा जाता था? हाँ, इससे पहले था, चलिए अच्छा है। इस बैच में नहीं है। अच्छा क्या है, कुछ रहता तो अच्छा रहता है ना। और इतना कम समय में इतना सब्जेक्ट। तो इन मॉड्यूल्स के लिए थोड़ा सा टाइम आपको एक्स्ट्रा कर दिया है। हाँ, C++ अगर होता तो फिर कोर जावा में जो इतना प्रॉब्लम फेस किया आप लोगों ने नहीं होता। बिल्कुल करेक्ट है, इतनी सी प्लस प्रॉब्लम प्लस को नहीं। हटा क्यों दिया सर? जावा के साथ सी प्लस प्लस को रखना चाहिए था। उसके पीछे कई रीजन है, जैसे हमने बताया भी था शायद एक दिन आप लोगों को कि यहाँ पर बहुत सारा जो ये सिलेबस मॉडिफिकेशन है ना, ये जो कैंपस विजिट करती कंपनी उनके इनपुट पर होता है। तो मे भी कंपनीज का ये रहा हो कि C++ में वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं करते हैं, तो डायरेक्ट उन्होंने जावा का टाइम थोड़ा बढ़ा दिया और उसके अकॉर्डिंग कर दिया फिर। तब C++ या कोई मे भी आगे फिजिकल बैच हो तो उसमें रख दें, फिर ऐसा भी हो सकता है। हाँ, वैसे तो भी सर सर वो पढ़ाने का एडजस्ट तो आप इसी टाइम में कीजिएगा, 6 महीने के अंदर में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 7 मंथ हो गया ना आप लोगों का, 6 मंथ का है। यस सर 7th मंथ हो गया। पिछले साल तो सर 1 साल तक चला था सर, कोरोना को लेकर छुट्टी हो गई। फिजिकल मोड में जो होता है वो 24 वीक का होता है, ठीक, और आप लोगों का 30 वीक है, तो 6 वीक एक्स्ट्रा टाइम मिला आपको। सही है। पिछले साल तो सर 1 साल का टाइम मिल गया। अरे पिछले साल तो बहुत वो एक्सेप्शनल केस था ना, जी सर। वो एक एक्सेप्शनल बार बार थोड़ी आता है। वो एक्सेप्शनल केस था, उसमें तो 4 मंथ करीब सस्पेंड थी क्लासेस। जी सर, उसी का फायदा मार्च से उठाया लेकर बहुत लोग। जुलाई तक, मार्च से जुलाई तक सस्पेंड थी। उस टाइम पर उनको केवल C++ ही कराया गया था। जी जी, उसी को लोग इतना अच्छा कर लिया कि आगे वो लोग काम आया। फाइव मंथ जो हुआ है वो 600 आवर था, वो 900 आवर नहीं था, ठीक है, वो 600 आवर था, और उसे PG डैक नहीं कहते, उसको E डैक नेम दिया था। कोर्स का ड्यूरेशन चेंज होते रहता है क्या? बिल्कुल होता रहता है। उसकी फीस भी कम थी, उसकी फीस आई थिंक 56,000 थी, इसकी फीस अगर आप देखें तो 90,000 है ना। जी, 18% लगा के ना सर, 76। 76 प्लस GST तो वो 90,000 समथिंग। जी जी। चलिए ठीक है, ये सारी चीजें देखिए आप लोग, ठीक है, ठीक है सर। और फिर आगे देखते हैं। कल तो डेटा स्ट्रक्चर ही रखेंगे, ठीक है। हाँ सर, डेटा फिर स्ट्रक्चर। फिर मंडे से रखेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।